जिस किसी ने भी इस बीज को देखा उसे मरना पड़ता है, लेकिन मैंने इसे सीधे निगल लिया था और 18 साल तक अपने अंदर पाला, क्योंकि मरने से पहले मेरे पिता ने मुझसे कहा था कि जैसे ही ये बीज मेरे अंदर अंकुरित होगा, मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। लेकिन बीज के अंकुरित होने से पहले मैं बोल नहीं सकता, क्योंकि जैसे ही मैं अपना मुंह खोलूंगा, इस बीज की ओरा बाहर आ जाएगी, जिससे स्वर्गीय बिजली का क्रोध आकर्षित होगा और मैं बिजली गिरने से मर भी सकता हूं। इसलिए पूरे 18 सालों तक मैंने एक भी शब्द नहीं बोला और लोगों को लगा कि मैं गूंगा हूं। कल इन 18 सालों का आखिरी दिन है, लेकिन आज कुछ ऐसा हो गया जिसकी मैंने उम्मीद नहीं की थी। उस समय जियान लुआई अपनी गर्दन पर बड़ा चाकू रखकर चिल्ला रही थी, मैं फैन चेन से शादी करने से पहले मरना पसंद करूंगी। ये सुनकर किसी ने कहा, लुआई, अगर तुम ये रिश्ता तोड़ोगी तो लोग कहेंगे कि तुम एहसान फरामोश हो। ये सुनते ही हियन लुआ गुस्से में जमीन पर पैर पटकते हुए बोली, मुझे परवाह नहीं, मैं फैन चेन से शादी नहीं करूंगी। पिता, मेरे लिए कोई रास्ता निकालिए। हियन जेंग बहुत परेशान था और उसकी नजर अनजाने में मेरी तरफ गई, जो कोने में बैठा था। मेरी शक्ल बहुत आकर्षक थी, लंबा और संतुलित शरीर, शांत और बुद्धिमान आंखें, और मेरे अंदर एक अलग ही शांत ऑरा थी। मैं दिखने में बहुत अच्छा था, लेकिन अफसोस, मैं गूंगा माना जाता था और कई बार जांच के बाद यह भी साबित हो चुका था कि मेरे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं थी। दूसरी तरफ उसकी बेटी एक जीनियस थी, जिसके पास 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी। उसे चान स्वान सेक्ट के एल्डर्स बहुत पसंद करते थे और जल्द ही उसे डायरेक्ट डिसाइपल बनाने वाले थे। उसका भविष्य बेहद उज्जवल था। हम दोनों बिल्कुल अलग दुनियाओं के लोग थे, एक आसमान में और दूसरा जमीन पर। तभी किसी ने कहा, पिता, अगर और कोई रास्ता नहीं है तो लुओई की जगह रुस्यू को शादी करने दीजिए। ये सुनते ही जियान परिवार के सभी लोग भीड़ के पीछे खड़ी जियान रुस्यू की तरफ देखने लगे। वह अपनी बड़ी बहन जैसी पतली और खूबसूरत लड़की थी। वह अपनी छोटी बहन जियान लुआई से भी ज्यादा सुंदर थी, लेकिन दुर्भाग्य से वह एक कॉन्कुबिन से पैदा हुई थी, इसलिए जियान परिवार में उसका दर्जा बहुत नीचे था। उसे एक गूंगे आदमी से शादी के लिए भेजना परिवार के कई लोगों को भी बुरा लग रहा था। जियान रीस्यू ने अपने लाल होंठ काटते हुए बेबस होकर कहा, पिता, मैं अभी भी आपकी सेवा करना चाहती हूँ, कृपया मेरी शादी मत कराइए। लेकिन हियान जेन्यांग ने उसकी विनती को नजरअंदाज कर दिया और गंभीर स्वर में कहा, रूसवे, हमारा जियन परिवार पिछले 100 सालों से गिरावट में है। बड़ी मुश्किल से तुम्हारी बहन जैसा जीनियस पैदा हुआ है। परिवार का भविष्य उसी पर टिका है। मान लो कि तुम्हारा पिता तुमसे भीख मांग रहा है, अपनी बहन की जगह फैन चेन से शादी कर लो। उसे अब भी हिचकिचाते देख हियन जेन्यांग ने दांत भींचे और घुटनों पर बैठते हुए कहा, क्या तुम्हें अपने पिता को घुटनों पर देखकर ही मानना पड़ेगा? जियान रीस्यू डर गई और जल्दी से उसे उठाते हुए बोली, पिता, ऐसा मत कीजिए, मैं शादी कर लूंगी, ठीक है? उसकी आंखें शिकायत और दर्द से भरी हुई थीं। यह सुनकर हियन जेन्यांग खड़ा हो गया और उसके दिल का बोझ हल्का हो गया। उसने राहत की सांस ली और मेरी तरफ देखकर पूछा, लिटिल चेन, तुम्हारा क्या विचार है? मैं कोने में शांति से बैठा चाय पी रहा था। यह सुनकर मैंने सिर उठाया और नीचे सिर झुकाए खड़ी जियान रीस्यू को देखा, फिर मन ही मन आह भरी, कितनी बेचारी है, अपने ही परिवार के हाथों धोखा खा रही है। जियान परिवार की कभी भी अपनी प्रतिभाशाली बेटी जियान लुआई को मुझसे शादी कराने की मंशा नहीं थी। उन्होंने शुरू से ही जियान रियूसुए को बलि का बकरा बनाने का प्लान किया था। जियान लुआई का आत्महत्या की धमकी देना, चेन यिनफन का सब्स्टिट्यूट मैरिज का सुझाव देना और फिर जियान जेनियांग का फैमिली इमोशंस वाला खेल खेलना, ये सब पहले से तय था। जियान रीस्यू बहुत मासूम और दयालु थी, इसलिए आसानी से इस जाल में फंस गई। मैं ऐसी बेचारी लड़की की जिंदगी कैसे बर्बाद कर सकता था? मैंने अपने साथ रखा कागज और कलम निकाला और एक नोट लिखा, अंकल, रुस्यू को मजबूर करने की जरूरत नहीं है। जियान परिवार ने पिछले 10 सालों में मेरी देखभाल की है, इससे मेरे पिता का एहसान चुका दिया गया है। आज से यह शादी खत्म मानी जाए। सच कहूं तो जियान रीस्यू की वजह से नहीं, मैं पहले ही यह रिश्ता खत्म करने का सोच चुका था। 10 साल पहले मेरे पिता ने एल्डर जेन की जान बचाई थी, तभी से मैं जैन परिवार में रह रहा था। लेकिन 3 साल पहले मेरे पिता की मौत के बाद सब बदल गया। लोग मुझसे दूर होने लगे और जियान परिवार ने भी धीरे धीरे दूरी बना ली। मैं समझता था कि उनकी सहनशीलता खत्म हो चुकी थी।
अगर उन्हें अपनी रेप्यूटेशन की चिंता न होती तो वे मुझे बहुत पहले ही घर से निकाल चुके होते। अब मेरे जाने का समय आ गया था। मेरा लिखा नोट पढ़ने के बाद हियन जनियन अंदर ही अंदर बहुत खुश हुआ। वह काफी समय से मुझे निकालना चाहता था, लेकिन मेरे पिता के एहसान की वजह से कुछ कर नहीं पा रहा था। अब जब मैंने खुद जाने की बात कही तो उसके लिए यह बहुत अच्छी खबर थी। लेकिन अचानक चेन यिन फन ने गंभीर चेहरा बनाकर कहा, लिटिल चेन, ऐसा नहीं हो सकता। ये शादी का वादा एल्डर ने तय किया था, हम इसे कैसे तोड़ सकते हैं? अगर वो विजयी होकर वापस आए और पता चला कि हमने वादा नहीं निभाया, तो तुम्हारे अंकल और मुझे इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अगर तुम सच में हायन परिवार के एहसान मानते हो, तो इन 10 सालों की देखभाल का बदला चुकाने के लिए रुसियो से शादी कर लो, ताकि हम सब एक परिवार बन जाएं। जियान परिवार के कुछ चालाक लोग तुरंत उसकी असली मंशा समझ गए। वह जियान रीस्यू की पूरी जिंदगी बर्बाद करके अपनी बेटी जियान लुआई के लिए खतरा खत्म करना चाहती थी। जियान रीस्यू की ऑनरा बहुत खास थी। उसकी बेमिसाल खूबसूरती हर जगह मशहूर थी। कई बड़े परिवारों के युवा उससे शादी करना चाहते थे। अगर वह किसी अमीर परिवार में शादी कर लेती या किसी शक्तिशाली आदमी की कॉन्क्यूबाइन बन जाती, तो वह जेन लोई के लिए बड़ा खतरा बन सकती थी। लेकिन अगर उसकी शादी मुझ जैसे बेकार इंसान से कर दी जाए जिसकी कोई कीमत नहीं, तो वह खतरा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। कितनी जहरीली सोच है। मैं सब कुछ साफ साफ समझ रहा था। जियान रीस्यू चुपचाप रोना चाहती थी, लेकिन बेबस होकर मन ही मन आह भर रही थी। मैंने सोचा, अगर आज मैं उसकी मदद भी कर दूं, तो मेरे जाने के बाद भी वह चेनियन फन के जहरीले हाथों से नहीं बच पाएगी। तब उसका भविष्य शायद एक गूंगे आदमी से शादी करने से भी बदतर होगा। इन सालों में जियान रीस्यू ही अकेली थी जिसने हमेशा मेरे साथ अच्छा व्यवहार किया। जिस साल मेरे पिता की मौत हुई थी, मैं दुख में इतना टूट गया था कि बुरी तरह बीमार पड़ गया। मैं 7 दिन और 7 रात तक बिस्तर पर पड़ा रहा, और जियान परिवार के बाकी लोगों ने मेरी तरफ देखा तक नहीं। जब मैं 7 दिन और 7 रात तक बिस्तर पर पड़ा था, तब सिर्फ जियान रीस्यू ही थी जिसने बिना सोए मेरी देखभाल की, और उसी की वजह से मैं उस मुश्किल दौर से बाहर निकल पाया। सच कहूं तो मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी कि इतनी अच्छी, मासूम और दयालु लड़की को जियान परिवार की इस आग जैसी जगह में अकेला छोड़ दूं। चेन यिन फन के बार बार दबाव डालने पर मैंने बेबसी में कलम उठाई और उसके लिए सिर्फ एक शब्द लिखा, ठीक है। चेन यिन फन के चेहरे पर तुरंत मुस्कान आ गई। उसने उत्साह से कहा, रुस्यू, फैन चेन को लेकर जाओ और उसके कपड़ों का नाप दिलवा दो। 1 महीने बाद तुम दोनों की शादी होगी। वह चाहती थी कि हमारी शादी जल्दी हो जाए, ताकि कोई परेशानी ना आए। जियान रीस्यू ने अपने आंसू पोंछे और लाल आंखों के साथ मेरे सामने आकर बोली, मेरे साथ आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं उसके पीछे उसके कमरे में गया। कमरे को ड्रेसिंग रूम कहना भी ज्यादा होगा। वो बस मुर्गी खाने से थोड़ा बेहतर था। बहुत साधारण और छोटा। जियान रीस्यू ने दराज खोली और कोने में छुपा हुआ एक छोटा सा पाउच निकाला, जो अलग अलग आकार के टूटे हुए चांदी के सिक्कों से भरा था। उसने धीरे से कहा, छोटे गूंगे, तुम्हें यह रिश्ता नहीं मानना चाहिए था। वो लोग सच में नहीं चाहते कि तुम मुझसे शादी करो। वो बस नहीं चाहते कि लोग उन्हें एहसान फरामोश कहें। जब मेरी बहन सेक्ट में शामिल हो जाएगी, तब वो तुम्हारे साथ बहुत बुरा व्यवहार करेंगे और फिर तुम्हें घर से निकाल देंगे। मैं हल्का सा मुस्कुराया। वह बेवकूफ नहीं थी। फिर उसने वो पैसों की थैली मेरी हथेली पर रखी और धीमी आवाज में बोली, ये पैसे लेकर जियान परिवार छोड़ दो, लग्जियन शहर भी छोड़ दो। मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी मेरी तरह हो जाए। मैंने एक नोट लिखा। और तुम? उसके होंठों पर कड़वी मुस्कान आई। उसने कहा, यही मेरा घर है। चाहे वो मेरे साथ कितना भी बुरा व्यवहार करे, मैं जा नहीं सकती। तभी बाहर नौकरानियों की हंसी और बातें सुनाई दी। वे शादी का सामान लेने गोदाम जा रही थीं। वह घबराकर बोली, जल्दी जाओ, उदास मत रहो। बाहर जाकर अजनबियों पर भरोसा मत करना, उनका खाना मत खाना, उनका पानी मत पीना और बेवजह चिल्लाना मत। अगर लोगों को पता चल गया कि तुम गूंगे हो, तो वो तुम्हारा फायदा उठाएंगे। समझे, छोटे गूंगे? बोलते बोलते उसकी आवाज कांपने लगी और उसकी आंखों में आंसू भर आए। मैं एक कदम आगे बढ़ा और उसके सिर पर हाथ रखकर कहा, अब से तुम्हें मुझे पति कहना चाहिए। जान रीस्यू ने अचानक सिर उठाया। उसकी बड़ी बड़ी आंखें हैरानी से फैल गईं। तुमने बात की? तुम गूंगे नहीं हो? मैंने हल्की हंसी के साथ कहा। मैंने कब कहा था कि मैं गूंगा हूं? उसका दिमाग पूरी तरह उलझ गया।
तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे? क्यों? मैंने हाथ पीछे बांधे और खिड़की के बाहर आसमान की तरफ देखा। उसी समय साफ आसमान में अचानक दो जोरदार गरज सुनाई दी। जियान परिवार के लोग डरकर बाहर भागे। जियान रीस्यू भी उस अचानक गड़गड़ाहट से चौंक गई और बोली, ये अचानक बिजली कैसे गरज सकती है? मेरी एक्सप्रेशन गंभीर थी, लेकिन मैं चुप रहा। उसे नहीं पता था कि अभी जब मैंने बात की थी तब बीच की ओरा बाहर निकली थी और उसी ने स्वर्गीय बिजली का क्रोध बुलाया था। उसने मेरे चेहरे पर उदासी देखी और धीरे से कहा, ठीक है, मैं नहीं पूछूंगी। जल्दी सामान बांधो और चले जाओ। अगर चेन यिन फन को पता चल गया कि तुम गूंगे होने का नाटक कर रहे थे। उसने अपनी पुरानी फटी हुई ड्रेस की तरफ देखा और बड़बड़ाई, मैं फिर से भूत जैसी लग रही हूं। मैं मुड़ा और धीरे से उसका हाथ पकड़ लिया। मैं नहीं जा रहा। मैं यहीं रहूंगा और तुमसे शादी करूंगा। अब से मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। जियान रीस्यू का खूबसूरत चेहरा तुरंत लाल हो गया और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। उसने जल्दी से अपना हाथ छुड़ाया और बोली, बेवकूफ़ी मत करो, तुम्हारा टैलेंट तो मुझसे भी कम है। मैं बस मुस्कुरा दिया। आज पूरे 18 सालों का आखिरी दिन था। बहुत जल्द मेरी जिंदगी बदलने वाली थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए भरोसे से कहा, मुझ पर विश्वास करो। मेरी शांत और दृढ़ नजर देखकर उसके दिल में गर्माहट भर गई। अपनी मां की मौत के बाद पहली बार किसी ने उससे कहा था कि वो उसकी रक्षा करेगा। काफी देर सोचने के बाद उसने फिर से पैसों की थैली मेरी हथेली में रख दी। गालों पर हल्की लाली के साथ उसने कहा, इसे रख लो। इसे मुझसे शादी करने की कीमत समझ लो, फैन चेन। मेरे दिल में एक अजीब भावना उठी। मैंने कभी नहीं सोचा था कि कोई लड़की अपनी सारी जमा पूंजी मुझे दहेज की तरह देकर मुझसे शादी करना चाहेगी। वह अपनी छोटी सी हथेली से मेरे कपड़े ठीक करते हुए धीरे से बोली, अंकल, फैन ने गरीबी में पूरी जिंदगी बिताई और तुम्हारे लिए कुछ बचा नहीं पाए। उम्मीद है ये पैसे तुम्हारे काम आएंगे, फैन चेन। अब मैं खुद को रोक नहीं पाया। मैंने उसकी कमर पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया। जियान रीस्यू शर्म से लाल हो गई, जैसे पतझड़ का पका हुआ फल। उसका दिमाग खाली हो गया और उसका शरीर पूरी तरह सख्त हो गया। वो बस मुझे उसे गले लगाने देती रही। काफी देर बाद उसे होश आया और वो घबराकर खुद को छुड़ाते हुए बोली, मैं कपड़ों का नाप दिलाने जा रही हूं। उसे भागते हुए देखकर मैंने पैसों की थैली मेज पर रखी और हल्की मुस्कान के साथ कहा, जेन रोसू, मैं तुमसे पूरे सम्मान और धूमधाम से शादी करूंगा। उसी समय चेन यिन फन के कमरे में लुसेन घुटनों के बल बैठा हुआ था और बेचैनी से बोला, आंटी, आप कजन रूसवे की शादी उस बेकार फैन चेन से कैसे कर सकती हैं? मैं भी 10 साल से ज्यान परिवार में रह रहा हूं। कृपया अपना फैसला वापस लीजिए और उसकी शादी मुझसे कराइए। लुसेन चेन यिन फन का भांजा था। वह बहुत होशियार था और उसके पास 3rd ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी। इसी वजह से चेन यिन फन उसे बचपन से जियान परिवार में लाई थी और उसे तैयार किया था। वह काफी टैलेंटेड निकला और सिर्फ 20 साल की उम्र में 5th ग्रेड कल्टीवेशन लेवल तक पहुंच गया था, जिससे चेन यिन फेन की परिवार में काफी इज्जत बढ़ी थी। लेकिन उसकी सबसे बड़ी परेशानी ये थी कि लूसन हमेशा चेन रूस्यू को अपनी पत्नी मानता था। चेन यिन फेन ने ठंडे स्वर में कहा, बाकी हर बात में मैं तुम्हें मान सकती हूं, लेकिन इस मामले में मैं तुम्हें बेवकूफ़ी नहीं करने दूंगी। लेकिन लूसेन के दर्द भरे चेहरे को देखकर उसका दिल थोड़ा पिघल गया। उसने गहरे मतलब के साथ कहा, मैं सिर्फ तुम्हें उनकी शादी रोकने से मना कर रही हूं। शादी के बाद क्या होगा ये मैंने नहीं कहा। अगर फैन चेन अचानक मर जाए तो फिर तुम जियान रीस्यू से शादी कर सकते हो। लुसेन का चेहरा तुरंत खुशी से चमक उठा। मैं समझ गया। धन्यवाद आंटी। मैं अभी जाकर फैन चेन की शादी की तैयारी में मदद करता हूं ताकि उनकी शादी जल्दी हो जाए। चेन यिन फन ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, लेकिन कल सुबह जल्दी उठना मत भूलना। मैं तुम्हें डिटेक्शन टावर लेकर जाऊंगी ताकि तुम्हारी स्पिरिचुअल रूट दोबारा जांची जा सके। लुसीन ने सम्मान से हाथ जोड़कर हामी भरी और चेहरे पर मुस्कान ली बाहर चला गया। लेकिन जैसे ही लुसेन चेन यिन फन के कमरे से बाहर निकला, उसके चेहरे की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी आंखों में क्रूरता झलकने लगी। उसने मन ही मन सोचा, इस बूढ़ी औरत के दिमाग में सच में अच्छे प्लान आते हैं। अगर कल दोबारा टेस्ट में मेरी स्पिरिचुअल रूट पहले से ऊंची निकली तो मैं पूरे जियान परिवार के सामने जियान रिजू को छीन लूंगा। अगली सुबह बहुत जल्दी जियान परिवार के पश्चिमी आंगन के एक साधारण कमरे में मैं बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था और बीच बीच में खिड़की से आसमान की तरफ देख रहा था। मेरी आंखें पूरी रात जागने की वजह से लाल हो चुकी थीं।
मैं बेहद बेचैन था। मैं इस दिन का 18 सालों से इंतजार कर रहा था। मुझे लगा था कि मेरी इच्छा शक्ति बहुत मजबूत है और मैं इस पल का शांत मन से स्वागत करूंगा। लेकिन जब यह दिन सच में आया तो मैं पूरी रात सो नहीं पाया और दिल में अजीब बेचैनी थी। तभी आसमान से एक चमकदार रोशनी बादलों को चीरते हुए कमरे में आ गिरी। लगभग उसी समय मेरे दिमाग में क्रैक होने जैसी आवाज आई, जैसे कोई सख्त खोल टूट रहा हो। बीज आखिर अंकुरित हो गया। मैं तुरंत पालथी मारकर बैठ गया और अपनी सांस रोक ली। अंधेरे में मैंने देखा कि मिट्टी से एक नन्हा सा हरा अंकुर बाहर निकला। उसके प्रकट होते ही ऐसा लगा जैसे किसी सर्वोच्च अस्तित्व को गुस्सा आ गया हो। एक के बाद एक भयानक बिजली उस पर गिरने लगी और उसे फिर से मिट्टी में दबाने लगी, लेकिन वह छोटा अंकुर धीरे धीरे खुलता गया। हरा अंकुर उन सारी बिजलियों को ऐसे निगल रहा था जैसे वे उसके लिए पोषण हो, और मेरी आंखों के सामने वह पढ़ते पढ़ते एक अंतहीन विशाल पेड़ बन गया। जब बिजली को समझ आ गया कि वह उसकी वृद्धि रोक नहीं सकती, तो वह धीरे धीरे शांत हो गई। उस प्राचीन टेसु डिवाइन ट्री से हरी रोशनी की किरणें निकलीं और मेरे शरीर में समाने लगीं। फिर मेरे डेंटियन में एक स्पिरिचुअल रूट बनने लगी। स्पिरिचुअल रूट, मेरे पास स्पिरिचुअल रूट है। मैंने 18 साल इस बदलाव का इंतजार किया था और आखिर वो दिन आ गया। थोड़ी देर बाद मैंने खुद को शांत किया और अपनी स्पिरिचुअल रूट को ध्यान से देखा, लेकिन उसे देखकर मैं हैरान रह गया। वो पूरी तरह ट्रांसपेरेंट थी। मेरी स्पिरिचुअल रूट का कोई रंग ही नहीं था। जियान लुआई की स्पिरिचुअल रूट आसमानी नीले रंग की थी, जो 6th ग्रेड रूट को दर्शाती थी। सुना था कि सबसे ऊंची फाइट स्पिरिचुअल रूट होती है जो 9 ग्रेड होती है, लेकिन ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट के बारे में मैंने कभी नहीं सुना था। लगता है मुझे इवैल्यूएशन टावर जाकर इसकी पुष्टि करनी होगी। मैंने अपना सिर छुआ और सोचा कि आखिर ये किस लेवल की रूट है। तभी मैंने देखा कि विशाल तैसु डिवाइन ट्री पर बहुत सारे बड़े ट्रांसपेरेंट फल लगे हुए थे। सबसे नीचे लटक रहे फल के अंदर एक कल्टीवेशन टेक्निक सील्ड थी। जब मैंने उस पर लिखे शब्द साफ देखे तो मैं दंग रह गया। हाई लेवल मिस्टीरियस टेक्निक, असेंडिंग ड्रैगन सूत्रा। मैं पूरी तरह हिल गया। जियान परिवार जैसी पुरानी ताकत के पास सिर्फ मिड लेवल रॉयल स्वॉर्ड टेक्निक थी, लेकिन ये मिस्टीरियस हाई लेवल टेक्निक तो पूरी दुनिया में खून खराबा करवा सकती थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मैंने उस फल को लेने के लिए छलांग लगाई, लेकिन एक अदृश्य शक्ति ने मुझे जमीन पर दबा दिया। तभी मेरे दिमाग में जानकारी आई। सबसे निचली परत के फल को सिर्फ वही ले सकता है जो फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रिल्म तक पहुंच चुका हो। उसके तुरंत बाद मेरी आंखों के सामने का अंधेरा गायब हो गया और मैं वापस अपने साधारण कमरे में लौट आया। मैंने बिना समय बर्बाद किए जियान मैंजियन छोड़ा और इवैल्यूएशन टावर की तरफ निकल गया। सुबह बहुत जल्दी थी और वहां इवैल्यूएशन के लिए कई लड़के लड़कियां पहले से मौजूद थे। उस समय चेन यन फन लुसेन के साथ टावर के बाहर खड़ी थी और बोली, आज नर्वस मत होना। पिछली बार तुम घबरा गए थे, इसलिए तुम्हारा रिजल्ट नॉर्मल लेवल से नीचे आया था। तुम्हारे पास कम से कम हाई 3rd ग्रेड रूट होनी चाहिए थी, लेकिन नर्वस होने की वजह से सिर्फ मिड 3rd ग्रेड मिली। इसी एक लेवल की कमी की वजह से मैं तुम्हारे लिए जियान परिवार से ज्यादा रिसोर्सेज नहीं ले पाई। लुसेन ने गहरी सांस ली। जियान परिवार के रिसोर्सेज सीमित थे। ज्यादातर जियान लुआई को दिए जाते थे और बाकी टैलेंट के हिसाब से बांटे जाते थे। परिवार में कई लोगों के पास 3rd ग्रेड रूट्स थीं, इसलिए अगर उसका लेवल दूसरों से कम रहा तो उसे बहुत कम रिसोर्सेज मिलते। चेन यन फन ने गंभीरता से कहा, इस बार तुम्हें अपना असली लेवल दिखाना होगा। अगर तुम्हें हाई 3rd ग्रेड मिल गई तो मैं जियन परिवार को मनाकर तुम्हें उनके सोर्ड टेक्निक सीखने का मौका दिला दूंगी। यह सुनकर लूसेन बेहद उत्साहित हो गया। जियान परिवार की स्वॉर्ड टेक्निक एक मिड येलो रैंक टेक्निक थी और लियोन सिटी में काफी ताकतवर मानी जाती थी। सिर्फ जियान परिवार के कोर मेंबर्स ही इसे सीख सकते थे। 10 साल तक सबको खुश करने के बाद आखिर अब उसे जियान परिवार की सबसे कीमती चीज छूने का मौका मिल रहा था। अपनी खुशी में उसने अचानक मुझे देखा और चौंक गया। वह जानता था कि मैं भी उसकी तरह अपनी असली ताकत छिपा रहा था, लेकिन मैं अभी भी गूंगे होने का नाटक कर रहा था ताकि किसी को शक न हो। उसने तिरस्कार भरी नजरों से सिर हिलाया और बोला, तुम पहले भी कई बार इवैल्यूएशन करवा चुके हो, लेकिन हर बार रिजल्ट यही आया कि तुम्हारे पास कोई स्पिरिचुअल रूट नहीं है।
उसने मेरे कंधे पर थपथपाते हुए कहा, स्पिरिचुअल रूट जैसी चीजें जन्म से होती हैं, या तो होती हैं या नहीं होती। पूरी जिंदगी एक आम इंसान बनकर जीने में क्या बुराई है? ऐसी चीजों के पीछे क्यों भाग रहे हो जो तुम्हें मिल ही नहीं सकती? तभी टावर का दरवाजा खुला। अंदर का टावर मास्टर एक झुका हुआ बूढ़ा आदमी था। उसने कहा, पुराने नियम वही हैं। जिसकी इवैल्यूएशन एक्स्ट्रॉर्डनरी होगी उसे टेक्निक रिवॉर्ड्स मिलेंगी। लेकिन किसी ने ज्यादा रिएक्शन नहीं दिया, क्योंकि पिछले कई दशकों में सिर्फ जेन लोय ही ऐसी थी जिसे रिवॉर्ड मिला था। लूसेन आत्मविश्वास से भरा हुआ था। उसने मुझे तिरछी नजर से देखा और मजाक उड़ाते हुए मुस्कुराया, थोड़ी देर बाद मेरे असली स्पिरिचुअल रूट लेवल को देखकर कहीं डर मत जाना। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार उसकी हाई थर्ड ग्रेड स्पिरिचुअल रूट निकलेगी और उसके बाद जियान परिवार में उसकी पोजीशन और भी ऊंची हो जाएगी। उस वक्त जियान रीस्यू को मुझसे छीनना और भी आसान हो जाता। मैंने बस सिर हिलाया और एक नोट लिख दिया। तभी टावर मास्टर के आदेश के साथ सभी लोग एक साथ टावर के अंदर टेस्टिंग रूम में दाखिल हुए। ये चौथी बार थी जब मैं यहां आया था। पत्थर का दरवाजा बंद होने के बाद मैं घबराहट में सीक्रेट रूम के बीचों बीच रखी चीज को देखने लगा। वहां हवा में एक क्रिस्टल रूलर तैर रही थी, जिस पर 9 अलग अलग रंगों के निशान बने थे, जो लेवल 1 से लेकर लेवल 9 तक को दर्शाते थे। जब कोई अपनी हथेली उस पर रखता तो स्पिरिचुअल रूट की क्षमता के हिसाब से रूलर एक्टिवेट होती और संबंधित रंग दिखाकर रूट का लेवल बताती। इसकी टेस्टिंग बेहद एक्यूरेट थी, इसमें कभी गलती नहीं होती थी। मैंने गहरी सांस ली, आगे बढ़ा और अपनी हथेली क्रिस्टल रूलर पर रख दी। अगले ही पल रूलर तेज रोशनी से चमक उठी। नीचे से एक एनर्जी वेव उठी और धीरे धीरे लाल निशान तक पहुंची, फिर बिना रुके नारंगी निशान पार कर गई। मेरा रुका हुआ दिल थोड़ा शांत हुआ। फिर वेव पीले निशान तक पहुंची और हैरान कर देने वाली स्पीड से हरे निशान से टकराई। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। हरा रंग फोर्थ ग्रेड स्पिरिचुअल रूट को दर्शाता था, जो पहले ही लूसेन से बेहतर था। लुक्सियन सिटी में भी इसे काफी रेयर और अच्छा टैलेंट माना जाता था, लेकिन वेव के रुकने का कोई इरादा नहीं था। सियान और फिर ब्लू। मैंने अपनी मुट्ठियां कस लीं। मेरा दिल जोर जोर से कांपने लगा। सिक्स्थ ग्रेड स्पिरिचुअल रूट, मैं जन लॉय के लेवल तक पहुंच चुका था, लेकिन वेव फिर भी नहीं रुकी। पर्पल 7th ग्रेड, ब्लैक 8th ग्रेड। मेरा दिल गले तक आ गया और मेरा मुंह सूख गया। मैं लक्ष्यन सिटी का हाईएस्ट रिकॉर्ड तोड़ चुका था, लेकिन टेस्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ था। वेव एक झटके में सबसे ऊंचे वाइट मार्क तक पहुंच गई। मेरी पुतलियां सिकुड़ गईं और आंखों में बेकाबू खुशी भर गई। मेरे पास लेजेंडरी 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट थी, एक ऐसी लेवल जो पहले कभी नहीं देखी गई। लेकिन शौक यहीं खत्म नहीं हुआ, क्योंकि वो वेव फिर भी नहीं रुकी और ऊपर बढ़ती रही। क्रिस्टल रूलर के ऊपर सिर्फ खाली जगह थी, वहां कोई निशान नहीं था, लेकिन वेव लगातार ऊपर चढ़ती रही और आखिर एक जोरदार धमाके के साथ रूलर से बाहर निकल गई और सीक्रेट रूम से बाहर उड़ गई। मैं पूरी तरह स्तब्ध रह गया। ये आखिर किस तरह की स्पिरिचुअल रूट है? लगभग उसी समय बगल वाले रूम में लूसेन अपनी क्रिस्टल रूलर को देख रहा था। उसकी वेव बहुत धीरे धीरे ऊपर बढ़ रही थी, जैसे दीवार पर रेंगता हुआ घोंघा। बड़ी मुश्किल से वो मिडिल थर्ड ग्रेड और हाई थर्ड ग्रेड के बीच आकर रुक गई और उसका चेहरा बेहद बदसूरत हो गया। वह गुस्से से चिल्लाया, ऊपर जा, ऊपर जा, जल्दी ऊपर जा, कमीनी चीज। उसने क्रिस्टल रूलर को फूंक मारते हुए गालियां दी। उसे पूरा यकीन था कि इस बार हाई थर्ड ग्रेड मिल जाएगी, लेकिन वो बस पाल बराबर अंतर से चूक गया। इसी छोटी सी कमी की वजह से वह जियान परिवार के रिसोर्सेस और चेन यिन फन द्वारा वादा की गई स्वॉर्ड टेक्निक दोनों खोने वाला था। तभी मेरी क्रिस्टल रूलर से निकली वेव उसके सीक्रेट रूम के पास से गुजरी। उसकी जबरदस्त इंपैक्ट फोर्स ने लूसेन की वेव को फिर से एक्टिवेट कर दिया। जो वेव पहले रुक चुकी थी, वो अचानक फिर ऊपर बढ़ने लगी और हरे, सायन, ब्लू, पर्पल और ब्लैक मार्क्स पार कर गई। आखिर वो धीरे धीरे व्हाइट मार्क तक पहुंची और वहां रुककर तेज चमकने लगी। बाहर टावर मास्टर आराम से रैटन चेयर पर बैठा था, एक हाथ में कलम और दूसरे में रिकॉर्ड बुक लिए हुए। तभी सीक्रेट रूम नंबर 3 की स्टोन डोर पहले चमकी और हल्की लाल रोशनी निकली। उसने आलस से रिकॉर्ड देखा और बुदबुदाया, सीक्रेट रूम नंबर 3, जू टिंटिन, जो फैमिली की बेटी
लो फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। उसके बाद बाकी रूम्स भी एक एक करके चमकने लगे। सीक्रेट रूम नंबर 7, युआन गॉन, चैन फैमिली चेंबर ऑफ कॉमर्स का यंग मास्टर, हाई फर्स्ट ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। सीक्रेट रूम नंबर 1, सेंसन यू, चेन क्लैन का यंग मास्टर, लो फर्स्ट ग्रेड। कई रिजल्ट्स दर्ज करने के बाद टावर मास्टर ने सिर हिलाया और आह भरी। लक्ष्यन सिटी हर साल और कमजोर होती जा रही है। अगर कुछ समय पहले जियान लुआई जैसी 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाली प्रतिभा पैदा न हुई होती तो ल्यूशियान सिटी की टेस्टिंग टावर बंद होने वाली थी। तभी अचानक लूसन के सीक्रेट रूम से सफेद रोशनी फूट पड़ी। टावर मास्टर ने अपनी आंखें रगड़ी और कंफ्यूज्ड एक्सप्रेशन के साथ देखा। वाइट क्रिस्टल रूलर पर वाइट मार्क। अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। वह जोर से खड़ा हुआ और उसकी ऑरा इतनी तेज थी कि उसकी रटन चेयर कई मीटर दूर उड़ गई। उसके बूढ़े चेहरे पर अविश्वसनीय शौक था। 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, सफेद रोशनी अचानक सूरज की तरह तेज हो गई और पूरी टेस्टिंग टावर को चमकदार सफेद रोशनी से भर दिया। टावर भी उस रोशनी को रोक नहीं पाई और वो एक विशाल सफेद बीम बनकर आसमान चीरते हुए बादलों के पार निकल गई। उसी समय जान परिवार में जान लुओय अपनी मेडिटेशन खत्म कर रही थी। स्पिरिचुअल ऑरा उसके चारों तरफ घूम रही थी और उसकी आंखें चमक रही थीं। पास में जियान जेन्यांग गर्व से भरा खड़ा था। लुओई, इतनी कम उम्र में तुमने बॉडी रिफाइनमेंट का 9 लेवल पार कर लिया। हमारी लग्जियन सिटी में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ। जियान लुआओ ने घमंड से कहा। आखिर मैं 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हूं। इतनी तेज कल्चरेशन होना कोई हैरानी की बात नहीं। जब मैं चानुआन सेक्ट जाऊंगी और मुझे मिड येलो ग्रेड या हाई येलो ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स मिलेंगी, तब मेरी कल्टीवेशन और भी तेज हो जाएगी। तभी उसकी नजर अचानक आसमान में उठती सफेद रोशनी पर पड़ी और वह चौंक गई। पिता, ये क्या है? जियान जेन्यांग ने ऊपर देखा और उसका चेहरा तुरंत बदल गया। क्या क्या दुनिया में 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट प्रकट हुई है? सियान लुओई अविश्वास में उस रोशनी को देखती रही और अनजाने में अपने लाल होंठ काटने लगी। वह इतनी घमंडी थी कि यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि लुक्सियन सिटी में कोई उससे भी बेहतर टैलेंट वाला हो सकता है। जैसे ही रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी, उसने अपने दांत भींचे, हाथ में पकड़ा एक्सेसरी फेंका और डिटेक्शन टावर की तरफ दौड़ पड़ी। मैं जाकर देखूंगी कि वो कौन है। उसी समय अनगिनत योद्धा पागलों की तरह डिटेक्शन टावर की तरफ दौड़ पड़े, क्योंकि वे उस चमत्कार को अपनी आंखों से देखना चाहते थे जो सैकड़ों साल में सिर्फ एक बार होता है। दूसरी तरफ डिटेक्शन टावर के अंदर पूरी तरह अफरा तफरी मच चुकी थी। जिन वॉरियर्स का टेस्ट चल रहा था, वे सब अपने अपने कमरों से भागकर बाहर आ गए और लूसेन के स्टोन रूम के सामने खड़े होकर हैरानी में जड़ हो गए। टावर मास्टर तो लगभग पागल ही हो गया था। वह लगातार बड़बड़ा रहा था। मिथक, मैंने अपनी जिंदगी में एक मिथक देख लिया। मैंने सच में लेजेंडरी 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट देख ली। उसने कांपती आवाज में कहा। यह बिल्कुल हमारे त्यान जांगी पेविलियन के मास्टर जैसी स्पिरिचुअल रूट है। तभी एक युवा ने ईर्ष्या से मुट्ठियां भींचते हुए पूछा, टावर मास्टर, क्या 9th ग्रेड सबसे ताकतवर होती है? टावर मास्टर ने उसे घूरा और ठंडे स्वर में कहा, बकवास। बिल्कुल 9 ग्रेड सबसे ताकतवर होती है। लेकिन फिर जैसे उसे कुछ याद आया, वह थोड़ा झिझका और बोला, हालांकि इस दुनिया में एक ऐसी स्पिरिचुअल रूट की कहानी भी है जो 9th ग्रेड से भी ऊपर होती है। उसे बूगी स्पिरिचुअल रूट कहा जाता है। कहा जाता है कि वह इनविजिबल और इंटैंजिबल होती है, पूरी तरह ट्रांसपेरेंट। वो रूट 9th ग्रेड से 10 गुना, 100 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। लेकिन वो सिर्फ कहानियों में है, असलियत में नहीं। तुम लोग क्या सोचते हो, इतनी आसानी से कोई बगी स्पिरिचुअल रूट पा सकता है? यह सुनकर पास खड़ा एक कमजोर दिखने वाला युवक कड़वी हंसी हंस पड़ा। उसके चेहरे पर निराशा थी। सिर्फ एक टैलेंट टेस्ट ने उसकी पूरी फ्यूचर स्टेटस तय कर दी थी। एक आसमान में उड़ता असली ड्रैगन था और दूसरा जमीन पर रेंगती छींटी। यह तुलना इतनी क्रूर थी कि इंसान टूट जाए। बगल वाले सीक्रेट रूम में मैं भी ये सब सुन रहा था। मैं भी चौंक गया। क्या लुसेन के पास 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट है? मैं सोच ही रहा था कि अचानक मेरी क्रिस्टल रूलर फिर से रिएक्ट करने लगी। उसमें से रोशनी का एक गुच्छा निकला और मेरे सामने गिरा। जब रोशनी खत्म हुई तो मैं हैरान रह गया। वो 2 कल्टीवेशन टेक्निक्स थीं। क्या ये मेरी रिवॉर्ड टेक्निक्स हैं? मैं तुरंत खुश हो गया और उन्हें ध्यान से देखने लगा।
पहली टेक्निक का नाम था स्प्रिंग ब्रीज ट्रू सूत्रा, जो एक हाई येलो ग्रेड मेंटल टेक्निक थी। दूसरी थी 7 स्टार स्वॉर्ड फॉर्मूला, जो एक हाई येलो ग्रेड स्वॉर्ड टेक्निक थी। मैं हैरान रह गया। मेरा लेवल आखिर है क्या? मुझे इतनी हाई रिवॉर्ड कैसे मिल सकती है? जियान लुई जैसी 6th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट वाली लड़की को सिर्फ लो येलो ग्रेड टेक्निक मिली थी, लेकिन मुझे इतनी पावरफुल टेक्निक्स मिली थी। वजह चाहे जो भी हो, इस ट्रांसपेरेंट स्पिरिचुअल रूट और इन दो टेक्निक्स के साथ मैं बहुत तेजी से मजबूत बन सकता था। मैंने दोनों टेक्निक्स से संभाल कर रख ली और स्टोन डोर खोल दिया। दरवाजा खुलने की तेज आवाज ने बाहर मौजूद सभी लोगों का ध्यान मेरी तरफ खींच लिया। किसी ने कहा, ओह, ये तो फैन चेन है। तुमने तो डरा ही दिया था, हमने सोचा लुसेन बाहर आया है। दूसरा हंसते हुए बोला, लगता है फैन चेन इस बार भी बिना स्पिरिचुअल रूट के ही निकला है। कोई और व्यंग्य से बोला, एक आसमान का चोजन सन है जिसके पास 9 ग्रेड रूट है, और दूसरा ऐसा इंसान जिसके पास रूट ही नहीं। फर्क देखो। मैंने भौहें सिकोड़ ली। मैं उनसे बहस करना चाहता था, लेकिन फिर सोचा, क्यों? चुपचाप अपनी दो हाई येलो ग्रेड टेक्निक्स के साथ प्रैक्टिस करना और अपनी ताकत बढ़ाना ही सही रास्ता था। अभी मेरे पास कोई सहारा नहीं था। अगर लोगों को मेरी असली ताकत पता चल गई तो सिर्फ मुसीबतें आएंगी। तभी जियान लुआओ और जियान जनियांग जल्दी जल्दी वहां पहुंचे और उन्होंने मुझे देखा। जियान जनियांग ने पूछा, फैन चेन, तुम भी यहां हो? अंदर क्या हुआ? जियान लुओ ने अपने लाल होंठ काटते हुए बेचैनी से पूछा। मैंने एक कागज पर लिखा, लूसेन ने 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट डिटेक्ट की है। ये पढ़ते ही जन लॉय का चेहरा सफेद पड़ गया और वह कई कदम पीछे हट गई। नहीं, ये नामुमकिन है। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि सच में 9 ग्रेड टैलेंट पैदा हो गया, और वो भी लुसेन जैसा इंसान जो उनके ही घर में पला था। तभी टावर मास्टर ने जियान जनियांग को देखा और उसके चेहरे पर बेहद विनम्र मुस्कान आ गई। ब्रदर जान, बधाई हो। बहुत बहुत बधाई। जान जनियांग तो हैरान रह गया। टावर मास्टर आमतौर पर किसी को भाव नहीं देता था, सिर्फ सिटी लॉर्ड को देखकर हल्की मुस्कान देता था, लेकिन आज वह उसे ब्रदर जन कह रहा था। जान जनियांग को लगा जैसे वह बादलों पर चल रहा हो। तभी ल्यूसियन सिटी का सबसे ताकतवर वॉरियर और सिटी लॉर्ड यीफेन भी तेजी से पहुंचा। उसने मुस्कुराते हुए कहा, पेट्रियार्क जियान, बधाई हो। आपकी फैमिली ने एक असली ड्रैगन पैदा किया है। जियान जेनियंग को तो लगने लगा कि वह सपना देख रहा है। पिछली बार जब वह महंगे गिफ्ट्स लेकर यीफेन से मिलने गया था तो उसे दरवाजे से ही भगा दिया गया था, लेकिन आज वही लोग खुद उससे दोस्ती करने आ रहे थे। एक ही रात में गिरती हुई जियान फैमिली अचानक लुसियन सिटी की सबसे चाही जाने वाली फैमिली बन गई थी। जियान जेनियांग काफी देर तक स्तब्ध खड़ा रहा। फिर उसे समझ आया कि यह सब लुसेन की वजह से हुआ है। तभी चेन यिनफेन गर्व से भरे चेहरे के साथ आई और बोली, पति, याद है जब मैंने सबके विरोध के बावजूद लूसेन को जियन फैमिली में लाकर उसे ट्रेन करने की बात की थी? जियान जेनियांग शर्मिंदा हो गया। उसने शुरुआत में इसका कड़ा विरोध किया था क्योंकि फैमिली रिसोर्सेज सीमित थे, लेकिन चेन यिनफेन के दबाव में मान गया था। उसने कभी नहीं सोचा था कि लूसेन इतना बड़ा टैलेंट निकलेगा। उसने भावुक होकर कहा, मैं अंधा था। मेरी पत्नी, तुम हमारी जियान फैमिली की लकी स्टार हो। तुम्हारी वजह से हमारी फैमिली फ्यूचर सुप्रीम पावर हाउस से जुड़ गई। उसने चेन यिनफन को गले लगा लिया। चेन यिनफन खुशी से चमक रही थी। उसने कहा, क्या तुम्हें याद है किन्सान सिटी का वो 8th ग्रेड जीनियस? उसे सीधे ट्यांगी पवेलियन में लिया गया था और बाद में वो वहां का वाइस पेविलियन मास्टर बना। हमारा लूसेन तो 9th ग्रेड जीनियस है। ट्यांगी पवेलियन खुद उसे लेने आएगा। अब जन फैमिली उसके साथ आसमान छुएगी। थोड़ी देर बाद आखिर लूसेन ने स्टोन डोर खोला और घमंड भरे कॉन्फिडेंस के साथ बाहर आया। वह जियान जेनियांग के सामने पहुंचा, एक घुटने पर बैठ गया और बोला, अंकल, इतने सालों तक मुझे पालने और ट्रेन करने के लिए धन्यवाद। लुसेन ने आपकी उम्मीदों को निराश नहीं किया। मैंने 9th ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हासिल की है। यह सुनकर वहां मौजूद हर इंसान जियान जेनियांग को जलन और ईर्ष्या से देखने लगा। इतनी किस्मत आखिर किसे मिलती है कि उसके घर में ऐसा मॉन्स्ट्रस टैलेंट पैदा हो जाए? जियान जनियांग इतनी बड़ी खुशी के बाद जरा भी घमंडी होने की हिम्मत नहीं कर पाया। उसने जल्दी से लूसेन को उठाया और कहा, ऐसा मत करो लूसेन, तुम 9th रैंक जीनियस हो। तुम्हारा अंकल कैसे सह सकता है कि तुम उसके सामने घुटनों पर बैठो? जल्दी उठो। लूसेन ने अपनी जिंदगी में पहली बार खुद को इतना पावरफुल महसूस किया।
पहले वह हमेशा जियन जेनियंग के सामने सावधान रहता था, छोटी सी गलती पर भी डांट पड़ती थी, लेकिन अब वही इंसान उसे भगवान जैसा सम्मान दे रहा था। इस एहसास ने उसके अंदर ऐसा घमंड भर दिया जैसे वह नौ आसमानों के ऊपर खड़ा होकर पूरी दुनिया को देख रहा हो। तभी उसकी नजर मुझ पर पड़ी। मैं चुपचाप हाथ आस्तीन में डाले खड़ा था और मेरे चेहरे पर जरा भी हैरानी नहीं थी। यही बात उसे सबसे ज्यादा चुभ गई। उसे समझ नहीं आया कि एक गूंगा बेकार इंसान उसके सामने झुक क्यों नहीं रहा। उसने ऊंची आवाज में कहा, फैन चेन, क्या तुम्हें यकीन नहीं हो रहा? मैंने बिना एक्सप्रेशन बदले एक कागज पर लिखा, तुम इसके लायक नहीं हो। यह देखकर लूसन के चेहरे पर तिरस्कार भरी मुस्कान आ गई। फिर उसने जियान जेन्यांग की तरफ मुड़कर कहा, अंकल जियान, मेरी एक रिक्वेस्ट है। जियान जेन्यांग तुरंत बोला, कहो, इतनी फॉर्मेलिटीज की जरूरत नहीं। लुसेन ने मुझे तिरछी नजर से देखा और होठों पर मुस्कान लाते हुए कहा, मैं और जियान रीस्यू बचपन के दोस्त हैं। मैं उसे किसी बेकार इंसान से शादी करते नहीं देख सकता। अंकल जीन, कृपया उसकी शादी मुझसे करा दीजिए। सिर्फ मैं ही उसे खुशी और अच्छा भविष्य दे सकता हूं। जियान जेनियांग तुरंत असहज हो गया। वह पहले ही सबके सामने जियान रीस्यू की शादी मुझसे तय कर चुका था। अगर अब वो अपना वादा तोड़ता तो उसकी रेप्यूटेशन खराब होती। लेकिन दूसरी तरफ लुसीन अब जियान परिवार का भविष्य था। अगर उसे नाराज कर दिया तो वह परिवार का सबसे बड़ा पापी कहलाता। वह दुविधा में था कि तभी मैंने कलम उठाई और लिखा, अंकल जियान, जियान रीस्यू को खुशी कौन दे सकता है, ये बातों से नहीं, ताकत से तय होगी। मैं लूसेन से मुकाबला करने को तैयार हूं। यह पढ़कर जान जेनियांग ने राहत की सांस ली। अगर मैं हार जाता तो मैं खुद हट जाता और उसे वादा तोड़ने की बदनामी नहीं झेलनी पड़ती। वहीं लूसेन भी जन रूस्यू से शादी कर सकता था। दोनों तरफ फायदा। लूसेन जोर जोर से हंस पड़ा। हा हा हा, एक ऐसा बेकार इंसान जिसके पास स्पिरिचुअल रूट भी नहीं है, वो मेरी 9th रैंक स्पिरिचुअल रूट को चैलेंज कर रहा है। कितना मजाकिया है। फिर उसने घमंड से कहा, ठीक है, क्योंकि हम दोनों जेन मैंशन में बड़े हुए हैं, मैं तुम्हें मौका देता हूं। जान जेन्यांग ने कहा, मैं तुम दोनों को 3 दिन देता हूं। जो एक लेवल ब्रेक थ्रू करेगा वही जेन रूस्यू से शादी करने का हकदार होगा। मैं जियान फैमिली हेड होने के नाते यही फैसला देता हूं। मैंने सिर हिलाया। लुसेन आत्मविश्वास से हंसते हुए बोला, सिर्फ एक लेवल? अंकल, आप मेरी 9 रैंक स्पिरिचुअल रूट को कम आंक रहे हैं। 3 दिन बाद देखना क्या होता है। तभी भीड़ को चीरते हुए एक शानदार कपड़े पहने बूढ़ा आदमी आगे आया और सम्मान से हाथ जोड़कर बोला, यंग मास्टर लू, मैं इंचनन हूं। यह सुनकर सभी लोग चौंक गए। इंचैन इमोर्टल ल्यू सिटी की सबसे बड़ी एल्केमी फैमिली का हेड था। उसकी फैमिली की एंसेस्ट्रल रिफाइनमेंट पिल रेसिपी ने आसपास के सभी शहरों की रिफाइनिंग पिल्स मार्केट पर मोनोपोली कर रखी थी। रिफाइनमेंट पिल्स कल्चरेशन बढ़ाने का सबसे बड़ा सहारा थी, इसलिए उसके आते ही सभी का ध्यान उसी पर गया। लूसेन ने उसे पहचान कर पूछा, पेट्रियाकिन, क्या बात है? इंचनन हंसते हुए एक ब्रोकेड बॉक्स खोला। अंदर 10 छोटी जेड बॉटल्स रखी थीं, जिनसे स्पिरिचुअल ऑरा निकल रही थी। वे बेहद कीमती रिफाइनमेंट पिल्स थीं। उसने मुस्कुराकर कहा, यंग मास्टर लू को 9 रैंक स्पिरिचुअल रूट मिलने की बधाई। मेरे पास देने के लिए कुछ खास नहीं, इसलिए ये न्यूली रिफाइंड हाई ग्रेड रिफाइनमेंट पिल्स आपको गिफ्ट करता हूं। उम्मीद है कि आप 3 दिन में ब्यूटी भी जीतेंगे। भीड़ की आंखें लालच से चमक उठीं। उन बॉटल्स में से हर एक की कीमत बहुत बड़ी थी। मैंने अपनी आंखें हल्की से कोट लीं। साफ था कि इन फैमिली खुलकर लुसेन का सपोर्ट कर रही थी। शायद उसने मेरी नजर महसूस कर ली। वह रुका नहीं बल्कि और तिरस्कार से बोला, और आज से मेरी फैमिली की सभी दुकानों को आदेश है कि फैनचन को रिफाइनमेंट लिक्विड या पिल्स नहीं बेची जाएंगी। मेरी आंखें पूरी तरह ठंडी हो गईं। मैंने लिखा, इंचानन, उम्मीद है तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा नहीं होगा। वह जोर से हंस पड़ा। पछतावा? तुम्हें छोड़कर यंग मास्टर लू का साथ देना मेरे जीवन का सबसे सही फैसला है। यह सुनते ही पूरी भीड़ हंस पड़ी। मैंने बस उसे गहराई से देखा और चुपचाप वहां से चला गया। तमाशा खत्म होते ही बाकी लोग भी धीरे धीरे चले गए। जियान मैंजियन लौटते ही मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया और तुरंत स्प्रिंग ब्रीज ट्रू सूत्र खोलकर ध्यान से पढ़ना शुरू किया। शायद सुप्रीम वॉइड एंशियंट ट्री ने मेरे शरीर को बदल दिया था, क्योंकि इतनी गहरी हाई येलो ग्रेड टेक्निक मुझे बहुत आसानी से समझ आने लगी। जल्दी ही चारों दिशाओं से इनविजिबल ऑनरा मेरे टेंटियन में आने लगी और प्योर स्पिरिचुअल पावर में बदलने लगी।
मैं बिना रुके पूरी रात कल्टीवेशन करता रहा, दुनिया की हर चीज भूल गया। अगली सुबह जब पहली सूरज की किरण कमरे में आई, तब मैंने धीरे से आंखें खोली। मेरे चेहरे पर खुशी की झलक थी। सिर्फ एक रात की कल्टीवेशन में मैं सफलतापूर्वक बॉडी रिफाइनमेंट के सेकंड लेयर तक पहुंच गया था। लेकिन ये अभी खुद को और जेन रूस्यू को बचाने के लिए काफी नहीं था। मुझे और ताकत चाहिए थी। जब मैंने दोबारा कल्टीवेशन करने की कोशिश की तो पता चला कि ऑरा अब्सॉर्ब करने की स्पीड बहुत धीमी हो गई थी। बॉडी रिफाइनमेंट रेलम में जितना ऊपर जाते हो, कल्टीवेशन उतनी धीमी होती जाती है। इसके लिए रिफाइनमेंट लिक्विड की ज़रूरत होती है, लेकिन वो बहुत महंगा था और इन फैमिली अब मुझे बेचने वाली नहीं थी। ये सोचकर मैं हल्का सा परेशान हुआ। तभी मैंने अचानक अपने माथे पर हाथ मारा। मरने से पहले पिता ने मुझे एक बॉक्स के बारे में बताया था, जिसे उन्होंने 10 साल तक अपने साथ रखा था और अपनी कब्र के सामने दफन कर दिया था। उन्होंने कहा था कि सीड जर्मिनेट होने से पहले उसे मत खोलना। क्या उसमें मेरे लिए कल्टीवेशन रिसोर्सेज हो सकते हैं? तभी बगल वाले आंगन से जियन रियुसुए की रोने जैसी आवाज आई। आंट चेन, ये इस महीने मेरे एंसेस्टर्स द्वारा दिए गए रिसोर्सेज हैं, कृपया इन्हें मुझसे मत छीनिए। मैंने बाहर झांका और देखा कि चेन यिनफन अपनी दो पर्सनल मेट्स के साथ जियान रीस्यू को दीवार के पास दबाए खड़ी थी। दोनों मेट्स ने उसके हाथ पकड़ रखे थे, जबकि चेन यिनफेन उसके कपड़ों से जबरदस्ती एक बॉटल रिफाइनमेंट लिक्विड निकाल रही थी। उसका चेहरा हल्का ठंडा हो गया और चेन यिनफेन ने तिरस्कार से कहा, ये मत सोचो कि मुझे नहीं पता तुम ये रिफाइनमेंट लिक्विड उस बेकार फैन चेन को देने वाली थी। इतना कहकर उसने रिफाइनमेंट लिक्विड की बोतल जोर से जमीन पर पटक दी। कीमती रिफाइनमेंट लिक्विड पूरे जमीन पर फैल गया और मिट्टी में मिल गया। जियान रीस्यू घबराकर दोनों मेड़ों की पकड़ से छूटने के लिए संघर्ष करने लगी। जैसे ही वो छूटी, तुरंत जमीन पर घुटनों के बल बैठ गई और उस मिट्टी को अपने हाथों से समेटने लगी जो स्पिरिचुअल लिक्विड में भीग चुकी थी। वह कोशिश कर रही थी कि थोड़ा सा लिक्विड ही बचा ले, लेकिन लिक्विड और मिट्टी पूरी तरह मिल चुके थे। अब कुछ भी बचाना बेकार था। यह देखकर उसकी शांत प्रकृति भी टूट गई और उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े। वह रोते हुए बोली, श्याओ चेन पहले ही बहुत दुख झेल चुका है, आप लोग उसे इतना क्यों सताते हैं? चैन यिन फन ने बेपरवाही से हाथ झाड़े और कहा, कौन उसे परेशान कर रहा है? ये रिफाइनमेंट लिक्विड हमारी जान फैमिली की है। अगर उसमें हिम्मत है तो खुद जाकर कमा ले। अगर उसे एक औरत से छुपकर रिसोर्सेस लेने पड़ रहे हैं तो हमारी जेन मैंशन ही नहीं, सड़क का भिखारी भी उस पर थूकेगा। चलो। इतना कहकर वह संतुष्ट होकर इतराती हुई चली गई। जेन रिजुए जमीन पर बैठी रही, पूरी तरह बेबस। उसके चेहरे पर गिल्ट साफ दिख रहा था। तभी मैंने उसके कंधे पर हाथ रखा और धीरे धीरे उसकी पीठ थपथपाई। उसने पीछे मुड़कर मुझे देखा और भी ज्यादा रोते हुए बोली, माफ करना श्याओ चेन, मैं सच में बहुत बेकार हूं। अगर मैं थोड़ा और सावधान होती तो चेन यिन फन को पता नहीं चलता। मैंने उसकी पतली पीठ पर हल्के से हाथ फेरा और कहा, पगली, मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूं। तुम्हें कैसे दोष दे सकता हूं? चिंता मत करो, रिफाइनमेंट लिक्विड का इंतजाम मैं खुद कर लूंगा। तुम जाकर आराम करो और मेरी खबर का इंतजार करना। इतना कहकर मैं जल्दी से जियान मैंशन छोड़कर बाहर फेंसान इलाके में पहुंच गया। अपने पिता की कब्र के सामने घुटनों के बल बैठते हुए मैंने कागजी पैसे और अगरबत्तियां जलाईं और धीरे से कहा, पिता, आपका बेटा, ये नालायक बेटा आपसे मिलने आया है। मेरे दिमाग में पिता के साथ बिताए साल घूमने लगे। वह बहुत कम बोलते थे और शराब पीना पसंद करते थे। नशे में होते तो आसमान को गालियां देते जैसे किसी अन्याय का गुस्सा निकाल रहे हों, और होश में होते तो चांद को देखकर चुपचाप रोते रहते। लेकिन चाहे वह नशे में हो या होश में, जब भी मुझे देखते थे उनकी आंखें हमेशा बेहद नरम होती थीं। मैंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, पिता, मैं शादी करने वाला हूं, लेकिन जियान लुआई से नहीं बल्कि जियान रियुसुए से, वही लड़की जिसे आप पसंद करते थे। आपने कहा था कि वही मेरे लिए सबसे सही पत्नी होगी। उसका स्वभाव बहुत अच्छा है और वो बहुत समझदार है। ये कहते कहते मैं मुस्कुराया, लेकिन आंखों से आंसू बहने लगे। अगर आप जिंदा होते तो बहुत खुश होते। जब हमारी शादी होगी तो मैं उसे जरूर आपसे मिलाने लाऊंगा। फिर मैंने थोड़ा गिल्ट महसूस करते हुए कहा, लेकिन आपके बेटे को एक छोटी सी समस्या है। मुझे वो बॉक्स खोलना पड़ेगा जो आपने छोड़ा था। आपकी शांति भंग करने के लिए माफ कर दीजिए। मैंने कई बार झुककर माफी मांगी और फिर फावड़ा उठाकर
कब्र के सामने की जमीन खोदने लगा। करीब 3 फीट नीचे जाकर मुझे आखिर एक काला बेरियल बॉक्स मिला, जो हैरानी की बात थी कि बिल्कुल भी सड़ा नहीं था। मैंने उसे उठाया और हैरानी से देखा। इतने साल जमीन में रहने के बावजूद उस पर समय का कोई असर नहीं था। मैंने उसका स्विच घुमाया और क्लिक की आवाज आई। वो बॉक्स जिसे मेरे पिता ने 15 साल तक संभाल कर रखा था लेकिन कभी नहीं खोला, आखिर आज खुल गया। जैसे ही बॉक्स खुला, मेरी आंखें चौड़ी हो गईं। अंदर 2 जेड बॉटल्स रखी थीं जिनमें एमरल्ड ग्रीन स्पिरिचुअल लिक्विड भरा हुआ था। ये मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड था। मैं बेहद खुश हो गया। ये 2 बॉटल्स मेरी सबसे बड़ी परेशानी हल कर सकती थीं। मैंने बॉटल्स उठाई और तभी देखा कि नीचे एक लेटर और एक बैम्बू स्क्रोल भी रखा हुआ था। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मैंने कांपते हाथों से लेटर खोला और अंदर पिता की हैंडराइटिंग देखकर मेरी आंखें भर आईं। श्याओ चेन, ये 2 बॉटल्स मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड तुम्हें तुम्हारा करंट बॉटल नेक पार करने में मदद करेंगी, लेकिन इससे भी ज्यादा जरूरी नीचे रखा बैम्बू स्क्रोल है। ये तुम्हारे पिता की बनाई ऑर्डिनरी ग्रेड सोल आर्ट है। मेरी अधूरी जिंदगी ने मुझे सिर्फ बेसिक्स समझने दिया और मैं मुश्किल से 2 स्टार सोल मास्टर बन पाया। उम्मीद है मेरा बेटा मुझसे आगे जाएगा और ऐसा महान सोल मास्टर बनेगा जो आसमान और धरती के बीच अडिग खड़ा रहे। तभी तुम्हारे पास खुद को बचाने की ताकत होगी। और आखिर में, ये बेरियल बॉक्स तुम्हारी माँ ने छोड़ा था। उसने कहा था कि जब तुम 5 स्टार सोल मास्टर बन जाओगे, तब तुम इस बॉक्स की हिडन लेयर खोल पाओगे। मैं उस हिडन लेयर को कभी नहीं खोल पाया। यही मेरी सबसे बड़ी अधूरी इच्छा रही। आगे बढ़ो मेरे बेटे। आंसुओं की बूंदें लेटर पर गिरने लगीं और मुझे ऐसा लगा जैसे पिता आखिरी बार मेरे सामने मुस्कुराकर विदा ले रहे हों। पिता, मैंने आंसू पोंछे और लेटर को बहुत संभाल कर रख लिया। मेरा दिल भावनाओं से भर चुका था। मुझे आज पता चला कि मेरे पिता कभी 2 स्टार सोल मास्टर थे। सोल मास्टर्स इस दुनिया की सबसे सम्मानित प्रोफेशन माने जाते थे। उनके पास आम लोगों से कहीं ज्यादा पावरफुल सोल पावर होती थी और वे अनगिनत रहस्यमयी स्पिरिचुअल टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते थे। इतना ही नहीं, वॉरियर्स के लिए जरूरी स्पिरिचुअल एलिक्सर्स भी वही बनाते थे। मॉर्टल मेडिसिन से अलग कल्चरेशन एलिक्सर्स अलग अलग स्पिरिचुअल हर्ब्स से बनाए जाते थे। ये हर्ब्स सालों तक पहाड़ों की गहराई में ऑनरा एब्जॉर्ब करते थे, लेकिन साथ ही उनमें इम्प्यूरिटीज भी जमा हो जाती थीं। उन इम्प्यूरिटीज को हटाने के लिए बेहद शक्तिशाली सोल पावर चाहिए होती थी। इसलिए सोल मास्टर्स सिर्फ रहस्यमयी एक्सपर्ट्स ही नहीं बल्कि सबसे कीमती एल्केमिस्ट्स भी थे। यही वजह थी कि लूशन सिटी की इन फैमिली सिर्फ इसलिए सबसे बड़ी एल्केमी फैमिली बन गई क्योंकि उनकी हर जनरेशन को एंसेस्ट्रल रेलिक हेवनली फर्नेस विरासत में मिलता था। एक ऐसा ट्रेजर जो थोड़ी देर के लिए किसी इंसान की सोल पावर बढ़ा सकता था और उसे लगभग सोल मास्टर अप्रेंटिस लेवल तक पहुंचा देता था। सिर्फ इसी रिलिक की वजह से उनका परिवार पूरी लुसियन सिटी पर राज करता था। अगर वे जोर से पैर पटक दें तो पूरी सिटी 3 बार कांप जाए। इससे अंदाजा लगाया जा सकता था कि असली सोल मास्टर कितना डरावना होता है। मैंने आखिर बैम्बू स्क्रोल खोला। उसके अंदर अजीब तरह के मुड़े तुड़े सिंबल्स लिखे थे। पहली नजर में तो वे चाइनीज कैरेक्टर्स भी नहीं लग रहे थे। जितना ज्यादा मैं उन अजीब अक्षरों को देखता गया, उतना ही मेरा सिर चकराने लगा। ऊपर लिखा था तैसू, अपर चैप्टर, लेखक स्योयाओ द जियन 8 स्टार सोल मास्टर। उसके नीचे लिखा था, जिन लोगों की सोल पावर मजबूत होगी वही इन अक्षरों को समझ पाएंगे, वरना उन्हें भयानक सिरदर्द होगा और गंभीर स्थिति में उनकी सोल भी नष्ट हो सकती है। सावधानी से अभ्यास करें। तब मुझे समझ आया कि ये अक्षर आंखों से नहीं, सोल से पढ़े जाते हैं और मैं इन्हें समझ पा रहा था। इसका मतलब मेरी सोल आम लोगों से कहीं ज्यादा मजबूत थी और मेरे पास सोल मास्टर बनने की योग्यता थी। ये सोचकर मैं बेहद खुश हो गया। मैं जल्दी जल्दी पढ़ता गया, लेकिन कुछ देर बाद मेरा सिर बुरी तरह दर्द करने लगा और मैं आगे नहीं पढ़ पाया, इसलिए मुझे रुकना पड़ा। मैं तुरंत पिता की कब्र के सामने पालथी मारकर बैठ गया और जो कुछ पढ़ा था उसे मन ही मन समझने लगा। जैसे मैंने पहले स्प्रिंग ब्रीज ट्रू सूत्र सीखी थी, उसी तरह इस टेक्निक को समझना भी मेरे लिए हैरानीजनक रूप से आसान था। थोड़ी ही देर में मैंने आंखें खोलीं और उनमें उत्साह था। लगता था कि मैंने सोल पावर इस्तेमाल करने के कुछ बेसिक मेथड्स सीख लिए थे। मैंने सामने रखी मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड की 2 बॉटल्स की तरफ देखा।
एक बॉटल तुरंत पी ली और दूसरी जेब में रख ली। जैसे ही पावरफुल मेडिसिनल एनर्जी मेरे शरीर में घुसी, मेरे अंदर स्पिरिचुअल ऑरा उफान मारने लगी। मैंने तुरंत कल्टीवेशन शुरू कर दी और उस एनर्जी को लालच से अब्सॉर्ब करने लगा। कुछ ही देर बाद मेरे शरीर के अंदर गहरी कंपन हुई और मैंने आंखें खोल दी। मैं बॉडी टेम्परिंग की तीसरी लेयर तक पहुंच चुका था। मैं हैरान रह गया। मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड का इफेक्ट इतना जबरदस्त है, तो फिर हाई ग्रेड और सुप्रीम ग्रेड कितने डरावने होंगे। मैंने पिता की कब्र के सामने खोदा हुआ गड्ढा वापस भर दिया, उनकी कब्र को झुककर प्रणाम किया और फिर शहर लौट आया। लेकिन मैं सीधे ज़ियान फैमिली नहीं गया। मैं इमॉर्टल फ्लो सिटी की दूसरी सबसे बड़ी एल्केमी फैमिली वान फैमिली की दुकान ट्रेजर पवेलियन पहुंचा, जिसका बिजनेस अब गिर रहा था। वान फैमिली के पास इन फैमिली जैसा सोल पावर बढ़ाने वाला ट्रेजर नहीं था, इसलिए वे सिर्फ बहुत घटिया प्रोडक्ट्स बना पाते थे और उनका बिजनेस इन फैमिली से काफी कमजोर था। वहां पहुंचकर मैंने ढीला काला रोब पहना, मास्क लगाया और दुकान के अंदर गया। ट्रेजर पवेलियन का मैनेजर आलस से कुर्सी पर लेटा दुकान संभाल रहा था। उसने सुस्त आवाज में पूछा, सर, क्या खरीदना चाहते हैं? मैंने सिर हिलाया और भारी आवाज में कहा, मैं खरीदने नहीं आया। मैनेजर ने हैरानी से मुझे देखा। तो क्या आपके पास कोई हेवनली मटेरियल है बेचने के लिए? मैंने फिर सिर हिलाया। वो भी नहीं। मैनेजर चिढ़ गया और बोला, यह व्यापार की जगह है, ना खरीदना ना बेचना, तो फिर यहां क्यों आए हो? मैंने अपनी जेब से मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड निकाली और काउंटर पर रख दी। इसे सामान के बदले बदलना है। मैनेजर ने बॉटल देखी और उसका चेहरा अचानक बदल गया। उसकी आंखें शौक से फैल गईं। वह तुरंत कुर्सी से उछल पड़ा और चिल्लाया, ये मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड है। 10 साल हो गए मैंने फिर से मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड देखी है। वह इतना एक्साइटेड हो गया कि उसका मेरे प्रति व्यवहार तुरंत सम्मान से भर गया। जल्दी जल्दी इस सम्मानित मेहमान के लिए सबसे अच्छी चाय लाओ। मैं थोड़ा चौंक गया। क्या 10 साल पहले भी मेरे पिता ने ही ऐसा रिफाइनमेंट लिक्विड बेचा था? मैंने ठंडी आवाज में कहा, चाय की जरूरत नहीं, मैं कुछ मटेरियल्स लेना चाहता हूं। तुम्हारी दुकान कितना दे सकती है? मैंने काउंटर पर रखी कलम उठाई और रिफाइनमेंट लिक्विड बनाने के मटेरियल्स की लिस्ट लिख दी। लिस्ट देखते ही मैनेजर और ज्यादा एक्साइटेड हो गया। उसकी आवाज सम्मान से भर गई। वह लगभग झुकते हुए बोला, महाशय, क्या आप सोल मास्टर हैं? पूरी इमॉर्टल फ्लो सिटी में इंचानन के अलावा कोई भी रिफाइनमेंट लिक्विड मटेरियल्स नहीं खरीदता जब तक कि वह सोल मास्टर ना हो। मेरी आवाज ठंडी हो गई। तुम बहुत कुछ जानना चाहते हो? मैनेजर डर गया और तुरंत खुद को थप्पड़ मारते हुए बोला, इस छोटे आदमी ने ज्यादा बोल दिया, कृपया माफ कर दीजिए। अगर मैं सच में सोल मास्टर था तो वह 10 जिंदगियों में भी मुझे नाराज करने की हिम्मत नहीं कर सकता था। मैंने कहा, बकवास बंद करो, बताओ कितना एक्सचेंज कर सकते हो? मैनेजर बोला, मार्केट प्राइस के हिसाब से एक बॉटल मिड ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड की कीमत 10,000 सिल्वर टेल्स है। रिफाइनमेंट मटेरियल्स की एक सेट 1,000 सिल्वर टेल्स की पड़ती है, तो हम आपको 10 सेट्स दे सकते हैं। फिर उसने इधर उधर देखा और धीरे से बोला, लेकिन अगर भविष्य में आपके पास और रिफाइनमेंट लिक्विड हो और आप हमें बेचें, तो मैं फैसला लेकर आपको 11 सेट्स दे सकता हूं। मैं अंदर से खुश हो गया। एक बॉटल की कीमत 10,000 सिल्वर टेल्स, जबकि लो ग्रेड की सिर्फ 5,000 होती है, लेकिन उसके इफेक्ट को देखकर यह 2 गुनी कीमत पूरी तरह सही थी। मैंने थोड़ा सोचा और सिर हिला दिया। मैनेजर खुशी से झूम उठा और तुरंत 11 सेट्स मटेरियल्स मेरे सामने रख दिए। हाथ रगड़ते हुए उसने कहा, महाशय, कल लूशियन सिटी की एल्केमी एग्जीबिशन है। अगर आपके पास एक्स्ट्रा रिफाइनमेंट लिक्विड हो तो कृपया वहां हमें बेच दीजिए, ताकि वॉन फैमिली थोड़ी इज्जत बचा सके। उसकी लगभग भीख मांगती हुई एक्सप्रेशन देखकर मैंने हल्का सिर हिलाया। कोशिश करूंगा। ट्रेजर पवेलियन छोड़ने के बाद मैंने कंफर्म किया कि कोई मेरा पीछा नहीं कर रहा। फिर एक सुनसान गली में जाकर डिस्गाइज उतारा और सामान्य रूप से सड़क पर लौट आया। मैं कुछ ही कदम चला था कि अचानक किसी की मजाक उड़ाती आवाज सुनाई दी। अरे वाह, ये कौन है? मैंने देखा, लूसन घोड़े पर बैठा हुआ था। चेहरे पर घमंडी मुस्कान थी। उसके बगल में इंचानन भी था। दोनों ने मुझे देखा और घोड़े रोक दिए। लूसन ने पास के ट्रेजर पेविलियन की तरफ देखा और जोर से हंस पड़ा। पेट्रियार्किन, कुछ लोग अभी भी सपना देख रहे हैं कि उन्हें लो ग्रेड रिफाइनमेंट लिक्विड मिल जाएगी। इंचानन ने मुझे तिरछी नजर से देखकर मुस्कुराते हुए कहा,
पूरे ल्यूजियन सिटी में मेरी इन फैमिली के अलावा कहीं रिफाइनमेंट लिक्विड नहीं मिलती। अगर तुम ट्रेजर पेविलियन में इसे मांगने गए थे तो तुम गलत जगह आ गए। फिर लुसेन हंसते हुए बोला, उनसे भीख मांगने से अच्छा है मुझसे भीख मांग लो। शायद मैं तुम्हें रिफाइनमेंट लिक्विड दे दूं, या फिर मुझसे ये मांग लो कि मैं तुम्हारी फियांस को छोड़ दूं। दोनों जोर जोर से हंसते हुए घोड़ों पर आगे बढ़ गए, जबकि इंचानन जाते जाते मुझे तिरछी नजरों से घूरता रहा। दुनिया को नष्ट करने वाले अल्केमी लिक्विड के बारे में भूल जाओ। जब तक मैं इंचानन यहां हूं, तुम अपनी पूरी जिंदगी में अल्केमी लिक्विड की एक बूंद भी पाने के बारे में सोच नहीं सकते। ये कहकर उसने अपने घोड़े को एड़ी मारी और उसे पकड़ने निकल पड़ा। मैंने बस कंधे उचका दिए। लो ग्रेड अल्केमी लिक्विड तो कुत्ते भी नहीं चाहते। ज्यादा देर नहीं हुई थी कि यंग मिस हान वैन सिलन ट्रेजर गैलरी में दाखिल हुई। दुकानदार डर और सम्मान से भरे चेहरे के साथ झुक गया। यंग मिस, मामला वैसा ही है जैसा मैंने पहले आपको बताया था। हान सिलिन की आंखें बेहद तेज थीं। उसने ठंडी आवाज में पूछा, क्या तुमने किसी को उसकी पहचान पता करने भेजा था? दुकानदार का शरीर कांप उठा। यह बूढ़ा नौकर ऐसी हिम्मत कैसे कर सकता है? सोल मास्टर्स को बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई उनके सौभाग्यपूर्ण मौकों की जासूसी करे। अगर हम उन्हें नाराज कर दें तो क्या हम हैंग परिवार पर मुसीबत नहीं लाएंगे? हान सिलिन का चेहरा थोड़ा नरम पड़ा। उसने राहत की सांस ली। फिलहाल मैं तुम्हें माफ करती हूं। बहुत अच्छा, तुमने इस मामले को बेहद सही तरीके से संभाला। तुमने उस सोल मास्टर को पर्याप्त फायदे दिए, रिश्ता भी बेहतर किया और जरा भी लापरवाही नहीं की। आगे हमारी वैन फैमिली उस सोल मास्टर को अपने पक्ष में कर पाएगी या नहीं, यह पूरी तरह उसकी इच्छा पर निर्भर करेगा। अगर वह प्रदर्शनी में हमें कुछ मिड ग्रेड ऑल्केमी लिक्विड दे सके तो हम मशहूर हो जाएंगे और साथ ही इन फैमिली से मुकाबला भी कर पाएंगे। जैसे ही मैं हियन मैंशन वापस लौटा, मैंने अंदर पूरा हंगामा देखा। ढूंढो, ध्यान से ढूंढो, चाहे जमीन 3 फीट नीचे तक क्यों ना खोदनी पड़े, जीन रीस्यू को ढूंढ कर लाओ। क्या? कानाने रीस्यू गायब हो गई? मेरा दिल घबराहट से भर गया। तुरंत एक बुरा ख्याल आया। क्या वो बेवकूफ लड़की अकेले ही हेवनली ट्रेजर्स और कीमती मटेरियल्स ढूंढने निकल गई ताकि अपना रियलम तोड़ सके? अंधेरा होने वाला था और वो अब तक वापस नहीं आई थी। हो सकता है वो किसी खतरे में पड़ गई हो। मैंने देर करने की हिम्मत नहीं की। मैं तुरंत शहर के गेट से बाहर भागा और मिस्टी क्लाउड माउंटेन्स की तरफ दौड़ा, वही जगह जहां हेवनली ट्रेजर्स और कीमती मटेरियल्स मिलने की सबसे ज्यादा संभावना थी। मिस्टी क्लाउड माउंटेन्स की एक खाई के किनारे सीने पर चमगादड़ के निशान खड़े हुए 3 ताकतवर आदमी जेन रूस्यू को क्रूर नजरों से देख रहे थे। वह अपने पैरों के नीचे की बेलों को पकड़कर हवा में लटकी हुई थी। लंबे समय तक ऐसे लटके रहने की वजह से उसकी ताकत खत्म हो चुकी थी। उसका चेहरा कागज की तरह सफेद था और उसका शरीर बुरी तरह कांप रहा था। सुंदरी जेन, अब संघर्ष करना बंद कर दो, वरना नीचे गिरकर मांस का ढेर बन जाओगी, आगे खड़े आदमी ने होंठ चाटते हुए कहा। दूसरा आदमी हंसते हुए बोला, चलो जल्दी ऊपर आ जाओ। हर दुश्मनी की जड़ होती है और हर कर्ज का मालिक होता है। हम बस तुम्हें लूसन का जुए का कर्ज चुकाने के लिए पकड़ रहे हैं। हम कसम खाते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं करेंगे। लेकिन ऐसा कहते हुए भी उनकी लालची निगाहें एक पल के लिए भी नहीं हट रही थीं। अगर आकर्षक शरीर वाली जेन र्यूज्यू उनके हाथ लग जाती तो अंजाम सोचना भी मुश्किल था। जेन रिसुए ने दांत भींचकर एक एक शब्द बोलते हुए कहा, सपने में भी मत सोचना। आगे वाला आदमी गुस्से से भर गया। उसकी आंखों में खतरनाक चमक आई। उसे ऊपर खींचो। उसे विश्वास नहीं था कि जेन रुज्यू सच में खुद को छोड़कर इस अथाह खाई में कूद जाएगी। बाकी 2 आदमी तुरंत आगे बढ़े, बेलों को पकड़ा और पूरी ताकत से ऊपर खींचने लगे। जेन रीस्यू को लगा कि वह खाई के किनारे के और करीब आ रही है। वह निराश हो गई। जैसे ही उसने खुद को छोड़कर गिरने का फैसला किया, तभी दूर से तेजी से आते कदमों की आवाज सुनाई दी। उसके तुरंत बाद एक दर्दनाक चीख गूंजी। बेल खींच रहे आदमियों में से एक को अचानक लात मारकर अथाह खाई में गिरा दिया गया। उसकी काली परछाई लगातार चीखते हुए धुंध में गायब हो गई। बचे हुए 2 आदमी गुस्से में पलटे और नए आए व्यक्ति से लड़ने लगे। ज्यादा समय नहीं लगा और एक और आदमी चीखते हुए जमीन पर गिर पड़ा। आखिरी आदमी डर के मारे लड़खड़ाता हुआ भाग गया और कमजोर लेकिन धमकी भरी आवाज में चिल्लाया, स्नो फ्लोटिंग पैलेस के लोगों को मारने की हिम्मत की है? तुम मर चुके हो।
तुम पूरी तरह खत्म हो। काना ने रियुसु हैरान रह गई। कौन आया? आखिर स्नो फ्लोटिंग पैलेस के इन 3 लोगों में से एक थर्ड लेयर ऑफ रिफाइनमेंट में था और बाकी 2 सेकेंड लेयर ऑफ रिफाइनमेंट में थे। तभी खाई के किनारे से एक सिर बाहर आया। काना ने रिस्यू ने देखा और तुरंत स्तब्ध रह गई। शाओ चेन! मैंने हाथ बढ़ाया और उसे एक झटके में ऊपर खींच लिया। नीचे देखा तो उसकी हथेलियां फट चुकी थीं और बहता हुआ खून उस स्पिरिचुअल ग्रास को लाल कर रहा था जिसे वह कसकर पकड़े हुई थी। ज्यादा दबाने की वजह से वह स्पिरिचुअल ग्रास भी टेढ़ी हो चुकी थी और उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। उसकी आवाज निराशा से भरी थी। इसे ढूंढने में मुझे बहुत मेहनत लगी थी। मेरा दिल भावनाओं से भर गया। मैंने उसे धीरे से गले लगाया और धीमी आवाज में कहा, भविष्य में मेरे लिए अपनी जान जोखिम में मत डालना। चेन रियोस्यू मेरे सीने से लग गई। उसे इस बात का अफसोस था कि वह मेरी मदद नहीं कर सकी, लेकिन साथ ही इस बात की मिठास भी थी कि मैं उसे इतना महत्व देता हूं। तो मैं फैन जेन के दिल में इतनी महत्वपूर्ण हूं? मैंने उसे शांत किया। फिर मैं जमीन पर पड़े स्नो फ्लोटिंग पैलेस के लोगों की लाशों की तरफ मुड़ा। मेरे मन में एक विचार आया। मैं झुका और थोड़ी देर टटोलने के बाद एक लाश से एक टोकन निकाला। वह सच में स्नो फ्लोटिंग पैलेस का टोकन था। सिटी लॉर्ड मैंशन पहले ही इन पर इनाम घोषित कर चुका था। स्नो फ्लोटिंग पैलेस के एक दानव को मारने पर सिटी लॉर्ड मैंशन के सोल स्पिरिचुअल पूल में एक बार कल्टीवेशन करने का मौका मिलता था। मैंने टोकन रख लिया और आसमान की तरफ देखा। अब पूरी तरह अंधेरा हो चुका था और पहाड़ का रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। मजबूर होकर मैं जेन रीस्यू को लेकर एक सुरक्षित गुफा में रात बिताने चला गया। रात और गहरी होती गई। थकान की वजह से जेन रीस्यू गहरी नींद में सो गई। मैं उसके पास उसकी रक्षा करते हुए बैठा रहा, लेकिन खाली नहीं बैठा। मैंने ट्रेजर पेविलियन से बदले हुए रिफाइनमेंट लिक्विड के मटेरियल निकाले और अपने हाथों से रिफाइनमेंट लिक्विड बनाने की कोशिश शुरू कर दी। अगली सुबह मैंने जमीन पर पड़े राख के ढेर को देखा और दर्द से आह भरी। 3 हिस्सों के मटेरियल पूरी तरह बर्बाद हो गए थे। लेकिन अगले ही पल मेरी आंखें चमक उठीं और मैंने मन ही मन सोचा, मेरी आत्मा ने एंशियंट सुप्रीम वॉइड टेक्निक में महारत हासिल करने के बाद आखिर कितनी ताकत हासिल कर ली है। सबसे लो लेवल रिफाइनिंग लिक्विड बनाना तो हैरान कर देने वाली आसानी से हो रहा है। मैं मुड़ा और अंदर रखी 8 बोतलों स्पिरिचुअल लिक्विड की तरफ देखा। उनमें से 7 हाई ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड थी और एक बोतल तो एक्सेलेंट ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड थी। और यह तो सिर्फ पहली कोशिश थी। अगर भविष्य में मेरे तरीके और ज्यादा निपुण हो गए तो एक्सेलेंट ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड बनाना और भी आसान होगा। इतना चौंकाने वाला नतीजा देखकर मुझे खुद भी यकीन नहीं हो रहा था। क्या मेरी सोल पावर सच में फाउंडेशन एस्टैब्लिशमेंट रियलम तक पहुंच गई है? मैंने धीमी आवाज में बड़बड़ाया। फिर अपने विचार समेटे और बेसब्री से उस एक्सेलेंट ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड की बोतल उठा ली और एक ही घूंट में पी गया। तुरंत ही बेहद शक्तिशाली औषधीय शक्ति मेरे शरीर में फट पड़ी। उसे निकलने वाली ऑरा लो ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड से 10 गुना ज्यादा थी, जिससे मेरा शरीर थोड़ा फूल गया, जैसे कोई गोल गुब्बारा हो। मैंने लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत पालथी मारकर बैठ गया। मैंने जल्दी से उस ऑरा को पचाने के लिए मानसिक सूत्र चलाया। 1 घंटे बाद मैंने धीरे धीरे आंखें खोली। मेरी आंखें हैरानी से भरी हुई थीं। दूसरी तरफ हायन मैंशन के अंदर का माहौल बिल्कुल अलग था। लूसेन पसीने से लथपथ था। उसका चेहरा बेहद खराब दिख रहा था और वह अपने सामने घूर रहा था जहां रिफाइनिंग लिक्विड की 10 खाली बोतलें पड़ी थीं। उसने भारी और गुस्से भरी आवाज में दहाड़ा, "ये क्या हो रहा है?" मैंने सब कुछ पी लिया, फिर भी मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पाया। बगल में खड़ी चेन यिनफन भी उलझन में थी। ऐसा नहीं होना चाहिए था। 9 ग्रेड स्प्रिट रूट और लो ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड की 10 बोतलें, इतना तो कोई सुअर भी कॉन्टेम्पलेशन स्टेट पार कर जाता, लेकिन तुम्हारी कल्टीवेशन बिल्कुल नहीं बढ़ी। वह मजबूरी में उसे दिलासा देने लगी, लूसन, रिफाइंड जेड हमेशा तुरंत नहीं चमकता। शायद तुम बहुत जल्दी आगे बढ़ना चाह रहे थे और तुम्हारा मेंटल स्टेट बिगड़ गया। वैसे भी तुम हारे नहीं हो। उस बेकार फैंचन के पास तो सिर्फ 1 ब्राउ स्पिरिचुअल रूट है और 2 ब्राउ रिफाइनिंग लिक्विड है। उसके लिए आगे बढ़ना तो और भी नामुमकिन है। ज्यादा से ज्यादा इसे बराबरी मान लो। यह सुनकर लूसन की तनी हुई नसें थोड़ी ढीली पड़ी। उसके चेहरे पर तिरस्कार उभर आया। वो भी मेरी बराबरी करने लायक है। मेरा आगे न बढ़ना सिर्फ अस्थाई है,
लेकिन वो अपनी पूरी जिंदगी में आगे बढ़ने का सपना भी मत देखे। चलो, मैं हॉल चलते हैं और फैसला करते हैं कौन बेहतर है। उसी समय मैं और जेन रूसू सुबह की हल्की रोशनी में हायन मैंशन लौटे। जेन रूजू ने जेन परिवार के अंदर वाले लाल बांस के दरवाजे को देखा, लेकिन कदम बढ़ाने में हिचकिचाई। वह मेरी तरफ मुड़ी। उसकी आंखें भारी थीं। जैसे ही मैंने उसकी बेचैनी महसूस की, मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, मैंने कहा था ना, मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा। मैं उसका हाथ पकड़कर उसके साथ हियन मैंशन के अंदर चला गया। कनान जेन यंग भी लोगों के साथ जल्दी जल्दी वहां पहुंच रहा था। जब उसने हमारे जुड़े हुए हाथ देखे तो उसकी भौहें हल्की सिकुड़ गईं और उसने पूछा, फैन चेन, इन दिनों तुम्हारी कल्चरेशन कैसी रही? मैंने अपनी कलम हल्की उठाई और 2 शब्द लिखे, ठीक है। कानन हैरान दिखा, लेकिन उसने ज्यादा नहीं पूछा और हमें मेन हॉल की तरफ ले गया। मेन हॉल पहले से लोगों से भरा हुआ था। जियान परिवार के दर्जनों युवा और बुजुर्ग सदस्य डायरेक्ट लाइन और कोलेट्रल लाइन दोनों मौजूद थे। कुछ युवा लड़कियां चमकीले कपड़ों में लूसेन के आसपास हंसते बोलते घूम रही थीं, ताकि उसका थोड़ा फेवर पा सके। कनलुई के चेहरे पर भी मुस्कान थी और वह बीच बीच में लूसेन से बात कर रही थी, लेकिन जैसे ही उसने मुझे अंदर आते देखा, उसके चेहरे की मुस्कान तुरंत गायब हो गई। उसने ठंडे स्वर में कहा, मुझे लगा तुम आने की हिम्मत नहीं करोगे। कम से कम तुम में थोड़ी मर्दानगी तो है। मैंने उससे बात करना भी जरूरी नहीं समझा और सीधे मेन हॉल के बीचों बीच जाकर सीधा खड़ा हो गया और लिखा, हम कब शुरू करें? मेरी शांत और आत्मविश्वास भरी ऑरा देखकर वहां मौजूद सभी लोगों के चेहरे हल्के बदल गए। जेन लुओ यी की आंखों में भी हैरानी चमकी और उसने मुझे ऊपर से नीचे तक देखा। चेनियन फैन ने अपनी चाय की प्याली हल्के से थपथपाई और धीरे से कहा, फैन चेन, क्या तुम्हें शुरुआत में लगाई गई शर्त याद है? अगर तुम लुसेन से कमजोर निकले तो अफसोस की बात है कि जेन रीस्यू की शादी लुसेन से करनी होगी। मैंने आंखें उठाकर उसे ठंडे भाव से देखा और अपनी कलम घुमाई। अगर लुसेन हार गया तो कृपया अपने भांजे को भी कंट्रोल करना। उसे हंस का मांस खाने के सपने देखना बंद करने दो। चेन यिन फेन ने गुस्से में अपनी चाय की प्याली मेज पर दे मारी। उसकी फीनिक्स जैसी आंखों में गुस्सा उबल रहा था। अगर लूसन हार गया तो स्वाभाविक है कि उसमें दोबारा रूसियों से शादी की बात करने की हिम्मत नहीं होगी। लेकिन अगर तुम हारे तो तुरंत हियन मैंशन छोड़ दोगे। आज के बाद मेरी जैन फैमिली तुम्हारी फैन फैमिली की कोई एहसानमंद नहीं रहेगी। मैंने हल्के से हाथ हिलाया और कलम की नोक नीचे गिराई। ठीक है, तो फैसला कर लेते हैं कौन बेहतर है। चेन यिनफन के दिल में गुस्सा भरा हुआ था। शुरू करो। लुसेन पूरे आत्मविश्वास के साथ हॉल के बीचों बीच आया। उसके चेहरे पर तिरस्कार साफ लिखा था। मेरे 9 ग्रेड स्पिरिट रूट के सामने तुम्हारे जैसे घटिया फैन परिवार के इंसान को मुकाबले का मौका मिलना चाहिए तो तुम्हारे पूर्वजों को भी गर्व होना चाहिए। वह बुरी तरह हंसा। उसने अपनी मुट्ठियां उठाईं और हवा में जोर से लहराईं। 5th लेयर ऑफ रिफाइनमेंट की पीक कल्टीवेशन ने हवा तक हिला दी। हियन लुओ ये भी हैरान रह गई। इसने एडवांस नहीं किया, ऐसा कैसे हो सकता है? 10 बोतल रिफाइनिंग लिक्विड के साथ तो मैं, जिसके पास 6th ग्रेड टैलेंट है, भी आगे बढ़ जाती। क्लैन के बाकी लोग भी एक दूसरे को देखने लगे। यह नतीजा सच में अप्रत्याशित था। 9 ग्रेड स्पिरिट रूट उतना ताकतवर नहीं लग रहा था जितना सबने सोचा था। कुछ पल के लिए माहौल अजीब हो गया। चेनियन फैन जल्दी से बात संभालते हुए बोली, कल्टीवेशन का रास्ता आसान नहीं होता। सिर्फ 3 दिनों में 5th लेयर ऑफ रिफाइनमेंट की पीक तक पहुंचना भी बड़ी बात है। यह पहले से ही बहुत शानदार है। हालांकि क्लैन के कई लोगों के दिल में अब भी शक था, लेकिन उन्होंने ज्यादा नहीं सोचा और सिर हिला दिया। हाँ, चाहे कुछ भी हो, यह बिना स्पिरिचुअल रूट वाले किसी बेकार इंसान से तो तुलना नहीं कर सकता। तभी किसी ने अचानक चीख कर कहा, फर्स्ट लेयर ऑफ रिफाइनमेंट, ये फर्स्ट लेयर ऑफ रिफाइनमेंट है। चेन रीस्यू ने अपना मुंह ढक लिया। उसकी आवाज खुशी और अविश्वास से कांप रही थी। श्याओ चेन, तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। जियान लुओ की आंखों में यकीन करना मुश्किल था। इसके पास स्पिरिचुअल रूट है? लुसेन की आंखें पूरी तरह फैल गईं। उसे अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। जिस बेकार इंसान को उसने कभी अहमियत नहीं दी, उसने सच में फर्स्ट लेवल ट्रेनिंग पार कर लिया था और उसे हरा दिया था। यह कैसे हो सकता है? वह इसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। मैं 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स वाला जीनियस एक बेकार इंसान से हार गया?
मैंने अपनी कलम उठाई और एक लाइन लिखी। अगर मेरे फैन परिवार के पूर्वजों को पता चले कि मैंने 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स वाले किसी इंसान को हराया है तो उन्हें और भी ज्यादा गर्व होगा। कुछ देर पहले लुसेन की गई हंसी उड़ाना अब उसके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ जैसा लग रहा था। वह गुस्से में मुट्ठियां भींचता रहा। चेनियन फन को भी लगा कि उसकी इज्जत चली गई। उसने ठंडी आवाज में कहा, सिर्फ फर्स्ट लेवल ट्रेनिंग पार किया है और देखो कैसी विजेता वाली शक्ल बना रहा है। क्या फर्स्ट लेवल ट्रेनिंग पार करना और सिक्स्थ लेवल ट्रेनिंग पार करना एक जैसा है? दूसरा, पहले से 5 गुना मुश्किल है। मैं बस मुस्कुराया, हाथ उठाया और फिर एक मुक्का हवा में मारा। हवा में हल्की विस्फोट जैसी आवाज गूंजी। जेन र्यूसु शौक में अपना मुंह खोल कर रह गई। सेकंड लेवल ट्रेनिंग? शाओचेन, तुमने सच में सेकंड लेवल ट्रेनिंग भी पार कर लिया, और वो भी सिर्फ 3 दिनों में? अब तो हियन लुओ भी अपनी सीट पर नहीं बैठ सकी। उसके खूबसूरत चेहरे पर गहरा शौक था। मैं भी 3 दिनों में सेकंड लेवल ट्रेनिंग पार नहीं कर सकती। लुसेन की आंखें गुस्से और जलन से भर गईं। फर्स्ट लेवल पार करना ही काफी शॉकिंग था, लेकिन सेकंड लेवल ट्रेनिंग पार करना तो सीधा कुचल देने जैसा था। चेन यिनफन भी हिल गई, लेकिन फिर भी जबरदस्ती बोली, सेकंड लेवल ट्रेनिंग तक पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है, बस किसी तरह लुसेन की बराबरी कर पाया है। लेकिन जैसे ही उसने ये कहा, मैंने फिर से हवा में मुक्का मारा। इस बार तेज धमाके जैसी साफ आवाज गूंजी, जैसे सबके चेहरे पर जोरदार थप्पड़ पड़ा हो। हियन लुओई शौक से अपनी सीट से उछलकर खड़ी हो गई। उसे पता भी नहीं चला कि उसकी कुर्सी पीछे गिर गई। उसके चेहरे पर गहरा अविश्वास था। थर्ड लेवल ट्रेनिंग आज? ये नामुमकिन है। 3 दिनों में थर्ड लेवल ट्रेनिंग पार करना 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स वालों के लिए भी संभव नहीं। लूसेन और चेन यिनफेन दोनों मुझे घूरते हुए ठंडा पसीना बहाने लगे। मैंने अपनी कलम उठाई और धीरे से लिखा, तो क्या हुआ अगर तुम असली ड्रैगन हो? तो क्या हुआ अगर तुम्हारे पास 9 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट्स हैं? लूसेन ने बेहद अपमान महसूस किया और गुस्से में चिल्लाया, तुम किस बात पर घमंड कर रहे हो? सुन लो, टियनजी पैविलियन के लोग रास्ते में हैं। मैं सीधे टियनजी पैविलियन में शामिल हो जाऊंगा और तुम सिर्फ थर्ड लेवल ट्रेनिंग का एक बदबूदार कीड़ा हो। तुम मेरी बराबरी करने लायक नहीं हो। चेन यिनफेन की भी आज पूरी इज्जत मिट्टी में मिल गई थी। उसने मुझे घूरते हुए चिल्लाकर कहा, अच्छा, तुम्हारे पास स्पिरिचुअल रूट्स हैं। मैं बेकार हूं, तुम बहुत महान हो ना। अगर तुम इतने ही काबिल हो तो 10 दिनों के अंदर मेरे लिए एक शानदार दहेज तैयार करो। अगर नहीं कर पाए तो मुझे एंगेजमेंट तोड़कर जेन रिज्यू की शादी किसी और से कराने का दोष मत देना। यह कहकर उसने मेज पर जोर से हाथ मारा और लूसेन को लेकर गुस्से में चली गई। मैंने बस कंधे उचका दिए और इसकी परवाह नहीं की। अगर यह पहले होता तो शायद मैं भी चिंतित होता, लेकिन अब नहीं, क्योंकि मैं एक सोल मास्टर हूं। ऐसा सोल मास्टर जो महंगी पिल्स रिफाइन कर सकता है। तभी मुझे याद आया कि कल मैंने जेमबाओ पैविलियन के मैनेजर से लक्सियन सिटी की ग्रैंड एग्जीबिशन में हिस्सा लेने का वादा किया था। यही सही मौका था हाई क्वालिटी ट्रेनिंग मेडिसिन रिफाइन करने का। इन्हें बेचकर बहुत पैसा कमाया जा सकता था, है ना? सिटी लॉर्ड मैंशन के सामने चौड़ी सड़क के दोनों तरफ स्टॉल लगे हुए थे। आज पूरे शहर के मेडिसिन रिफाइनिंग फैमिलीज की ग्रैंड एग्जीबिशन थी। बड़े और छोटे सभी रिफाइनर्स अपने सबसे बेहतरीन मेडिसिन दिखाने आए थे। इन परिवार के हेड इंचानिन अपने स्टॉल पर सबसे ज्यादा बिकने वाली लो ग्रेड ट्रेनिंग मेडिसिन दिखा रहा था। उसके सामने लोगों की भीड़ समुद्र जैसी उमड़ी हुई थी। दूसरी तरफ वॉन परिवार का उतना ही बड़ा स्टॉल बेहद सुनसान था। ठंडा माहौल देखकर वैनसिलिन बेचैन हो गई। क्या वो एक्सपर्ट सच में आएगा? मैनेजर उसके पास खड़ा कड़वी मुस्कान के साथ बोला, ज्यादातर सोल मास्टर्स अकेले रहते हैं और अपनी मर्जी से आते जाते हैं। वो आएगा या नहीं, ये पूरी तरह उसके मूड पर निर्भर है। वह भी बहुत परेशान था। अगर वो सोल मास्टर आ गया तो वॉन परिवार को मिड ग्रेड ट्रेनिंग मेडिसिन मिलेगा और वे इन परिवार को पीछे छोड़ देंगे। लेकिन अगर वो नहीं आया तो ये एग्जीबिशन पूरी तरह इन परिवार का सोलो शो बन जाएगा। अगले साल वान परिवार के दिन और मुश्किल हो जाएंगे। उन्हें और ज्यादा बेचैन करने वाली बात यह थी कि इन परिवार ने शायद और भी ताकतवर स्किल एक्टिवेट कर ली थी। खबर थी कि इंचानिन ने सफलतापूर्वक एक मिड ग्रेड ट्रेनिंग मेडिसिन रिफाइन कर ली है। भले ही उसकी सक्सेस रेट सिर्फ 1% हो, लेकिन अगर यह खबर फैल गई तो बहुत बड़ा सनसनी मच जाएगी। वान परिवार के पास अब सिर्फ एक ही रास्ता था, उस सोल मास्टर का सहारा लेना।
उसी समय काले चोगे में मैं धीरे धीरे वान परिवार के स्टॉल पर चढ़ा। कमांडर हांग इधर उधर टहल रहा था। जैसे ही उसने काले कपड़ों वाली मेरी परछाई देखी, उसकी भौहें सिकुड़ गईं। तुम? मैनेजर ने भी तुरंत मेरे कपड़े पहचान लिए और उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। मिस, क्या यही वो सोल एक्सपर्ट है? कमांडर हैंग अंदर से कांप उठा और जल्दी से आगे बढ़कर सम्मान से झुक गया। कमांडर हैंग, एक्सपर्ट को मेरा प्रणाम। मैनेजर ने जल्दी से परिचय करवाया। एक्सपर्ट, ये मेरी वॉन फैमिली की बड़ी मिस है, जो फैमिली अफेयर्स की वाइस प्रेसिडेंट हैं। मैंने वान परिवार के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई और भारी आवाज में सीधे पूछा, तुम लोग अल्केमी बिजनेस का कितना हिस्सा संभाल सकते हो? कमांडर हैंग ने अपनी भावनाएं छिपा ली। ये सोल मास्टर सच में वन परिवार के साथ सहयोग करना चाहता है। उसकी आंखें हल्की सी हिलीं और उसने कहा, हमारी वॉन फैमिली ने मार्केट प्राइस के हिसाब से 1 लाख सिल्वर टेल्स तैयार किए हैं। हम 10th रैंक मिड ग्रेड अल्केमी बिजनेस संभाल सकते हैं। यह सुनकर मैंने हल्का सा भौहें सिकोड़ ली। मेरे पास अभी मिड ग्रेड अल्केमी थी ही नहीं, मेरे पास सिर्फ हाई ग्रेड थी। जब मैंने कुछ नहीं कहा तो कमांडर वॉन को लगा शायद उसने पर्याप्त पैसे तैयार नहीं किए। उसने जल्दी से जोड़ा, एक्सपर्ट, शायद आपको पता न हो, हमारी वैन फैमिली आपका एल्केमी बिजनेस 10,000 सिल्वर टेल्स प्रति बोतल के हिसाब से खरीद रही है। यह बिल्कुल उचित कीमत है। सामने इन परिवार ऑलरेडी मिड ग्रेड एल्केमी बना चुका है। अगर भविष्य में दोनों परिवार कंपीट करेंगे तो सेलिंग प्राइस निश्चित रूप से 10,000 से नीचे गिर जाएगी। हमारी वॉन फैमिली पॉपुलैरिटी कमाने के लिए घाटा उठाने को भी तैयार है। मैंने शांत स्वर में कहा, मैं मिड ग्रेड प्रोडक्ट्स नहीं बेचता। यह सुनते ही मैनेजर के माथे पर पसीना आ गया। उसने साफ साफ कहा था कि वह इस सोल मास्टर को मौके पर मिड ग्रेड एल्केमी बेचने के लिए बुलाएगा। तभी मैंने चुपचाप एक बोतल निकाली, उसे अपनी हथेली में घुमाया और कहा, मैं सिर्फ यह बेचता हूं। कमांडर वान और मैनेजर ने एक साथ देखा। कमांडर वान किसी तरह शांत रहा, लेकिन अंदर से हिल गया, जबकि मैनेजर सीधे चिल्ला पड़ा, हाई ग्रेड एल्केमी एक्सपर्ट, आप हमें यह बेचने वाले हैं? मैंने पूछा, तुम लोग खरीदना नहीं चाहते? मैनेजर तुरंत बोला, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, हम जरूर खरीदना चाहते हैं। यह हाई ग्रेड एल्केमी है। सिर्फ लक्सियन सिटी ही नहीं, आसपास के शहरों में भी ऐसी टॉप क्वालिटी स्पिरिचुअल मेडिसिन कभी नहीं दिखी। इसके साथ वॉन फैमिली तुरंत मशहूर हो जाएगी, इन फैमिली का मार्केट शेयर छीन लेगी और लक्ष्यन सिटी की नंबर 1 एल्केमी फैमिली बन जाएगी। इन फैमिली की मिड ग्रेड एल्केमी इसके सामने कुछ भी नहीं है। लेकिन फिर मैनेजर चिंतित होकर बोला, एक्सपर्ट, आप हर बोतल की कीमत कितनी रखेंगे? ये बहुत महंगी चीज है। मैंने सुना है दूर की जगहों पर इसकी एक बोतल 50,000 सिल्वर टेल्स तक बिकती है। अगर आपने बहुत ऊंची कीमत मांगी तो हमारी वान फैमिली ज्यादा मात्रा में इसे खरीद नहीं पाएगी। मैंने हल्के से कहा, 10,000 सिल्वर टेल्स। कमांडर वान की आंखों में गहरी शंका चमकी। एक्सपर्ट, आपको पता है मिड ग्रेड एल्केमी भी 10,000 सिल्वर टेल्स की होती है? उसे लगा शायद मेरा कोई और मकसद है। तभी मैंने 3 और बोतलें निकालकर सामने रख दी और शांत स्वर में कहा, मेरी सिर्फ एक शर्त है, इन परिवार को बर्बाद कर दो। कमांडर वान को तुरंत सब समझ आ गया, इसलिए यह एक्सपर्ट इतनी सस्ती कीमत पर बेच रहा था क्योंकि उसकी इन परिवार से दुश्मनी थी। इन परिवार ने सच में गलत इंसान को नाराज कर दिया था। उन्होंने 2nd रैंक सोल मास्टर को उकसाने की हिम्मत कैसे की? उसने तुरंत फैसला किया, अगर एक्सपर्ट लंबे समय तक इतनी कम कीमत पर हाई ग्रेड एल्केमी सप्लाई कर सकता है तो इन परिवार को गिराना कोई मुश्किल नहीं। मैंने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मुझे अल्केमी मटेरियल्स दो और मैं अभी तुम्हारे लिए बड़ी मात्रा में हाई ग्रेड अल्केमी बनाऊंगा। कमांडर वॉन ने तुरंत मटेरियल्स और एल्केमी रूम तैयार करने का आदेश दिया। दोपहर तक एग्जीबिशन अपने सबसे बड़े रश पर पहुंच गई। तभी इंचानन जोर जोर से हंसने लगा। सभी लोग सुनिए, मैं एक बड़ी खबर बताना चाहता हूं। हमारी इन फैमिली ने सफलतापूर्वक मिड ग्रेड एल्केमी बना ली है। इसकी कीमत 13,000 सिल्वर टेल्स होगी। भीड़ में जोरदार शोर मच गया। भले ही यह मार्केट प्राइस से महंगी थी, लेकिन मिड ग्रेड एल्केमी ऐसी चीज थी जिसकी डिमांड ज्यादा और सप्लाई बहुत कम थी। खरीद पाना ही किस्मत की बात थी, इसलिए थोड़ी महंगी होने पर भी लोग तैयार थे। अपने स्टॉल की तरफ उमड़ती भीड़ देखकर इंचानन जोर से हंसा। जब से पैन फू आया था, इन परिवार की किस्मत लगातार चमक रही थी। तभी कमांडर हैंग भी मुस्कुराते हुए एक लाल कपड़े से ढकी ट्रे लेकर आगे आया और बोला, सभी लोग, हमारी वैन फैमिली भी एक अच्छी खबर बताना चाहती है।
इंचैनन चौंक गया। उसने भौहें सिकोड़कर कहा, यह लड़की कोई चाल चल रही है, सिर्फ मेरी इन फैमिली का मुकाबला करना चाहती है। इसके लिए असली ताकत चाहिए। उसके बोल खत्म भी नहीं हुए थे कि कमांडर हैंग के होंठ हल्के से ऊपर उठे और उसने सीधे कहा, आज से वॉन फैमिली सीमित मात्रा में हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस उपलब्ध कराएगी। फिर उसने लाल कपड़ा हटाया और हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस की बोतल सबके सामने आ गई। पूरा माहौल धमाके की तरह फट पड़ा। इंचानन समझ ही नहीं पाया कि वॉन परिवार ने एक रात में हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस कहां से ला दी। वह सच में डर गया जब उसने देखा कि उसके स्टॉल के सामने खड़े सारे ग्राहक दूसरी तरफ भाग रहे हैं। तो वह जल्दी से चिल्लाया, इतना एक्साइटेड मत होइए। हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस की कीमत कम से कम 50,000 सिल्वर टेल्स होती है। क्या आप लोग अफोर्ड कर सकते हैं? यह सुनकर कई लोग रुक गए और शर्मिंदा चेहरे बनाने लगे। सच में इतनी कीमती चीज आम लोग खरीद ही नहीं सकते थे। बेहतर है लो ग्रेड और मिड ग्रेड एसेंस ही खरीदी जाए। लेकिन कमांडर वॉन के होंठ फिर से मुस्कुराहट में उठे और उसने कहा, पुराने और नए ग्राहकों का धन्यवाद करने के लिए वॉन फैमिली घोषणा करती है कि अगले 1 महीने तक हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस की कीमत सिर्फ 12,000 सिल्वर टेल्स होगी। उसने यह कीमत बहुत सोच समझकर तय की थी। 10,000 एक्सपर्ट को जाएंगे, 1,000 मटेरियल्स का खर्च था और वॉन फैमिली को सिर्फ 1,000 सिल्वर टेल्स का छोटा सा प्रॉफिट मिलेगा। लेकिन इतना भी इन परिवार को हराने के लिए काफी था। जो भीड़ अभी रुकी थी वह फिर से फट पड़ी और पागलों की तरह वैन फैमिली के स्टॉल की तरफ दौड़ गई। ये अफरा तफरी शाम तक चलती रही। दूसरी तरफ इन चांगसेन अपने स्टॉल पर पड़े लो ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस को खून भरी आंखों से घूरता रह गया। ये क्या हो रहा है? क्यों? आखिर क्यों? इनचैन समझ ही नहीं पा रहा था कि वैन परिवार के पास इतनी सस्ती हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस अचानक कहां से आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे ये सब जानबूझकर इन परिवार को निशाना बनाने के लिए किया गया हो। उसने दांत पीसते हुए धीमी आवाज में कहा, कमांडर वान, चाहे तुम किसी के सहारे खड़े हो, अगर तुम हमारी इन फैमिली को गिराना चाहते हो तो अभी बहुत छोटे हो। मुझे भी उसके पीछे खड़े डाउ प्रोटेक्टर को बुलाना पड़ेगा ताकि वह हमारी इन फैमिली की मदद करे। दूसरी तरफ वान परिवार के अस्थाई तंबू में मैं आराम से चाय की चुस्की लेकर गला तर कर रहा था। सिर्फ एक दिन में मैंने कुल 50 बोतल हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस और 10 बोतल एक्सीलेंट ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस बना ली थी। एक्सीलेंट ग्रेड एसेंस मैंने खुद के लिए रख ली और हाई ग्रेड एसेंस वॉन परिवार को 5 लाख सिल्वर टेल्स में बेच दी। तभी कमांडर हैंग लड़खड़ाते हुए बैंक नोट्स हाथ में लिए अंदर आया। उसके शरीर से हल्की खुशबू आ रही थी। उसने सम्मान से कहा, सीनियर, ये आपके 5 लाख सिल्वर टेल्स के बैंक नोट्स हैं। मैं बिना कोई भाव दिखाए उन्हें लेकर अपने कपड़ों में रख लिया और कहा, कल मैं हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस का एक और बैच बनाऊंगा। बस सिल्वर और मटेरियल्स तैयार रखना। इतना कहकर मैं जाने के लिए उठा। तभी कमांडर हैंग ने जल्दी से कहा, सीनियर, कृपया रुकिए। उसकी आंखों में समझदारी की चमक थी। हाई ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस इन परिवार के आधे साम्राज्य को गिराने के लिए काफी है, लेकिन उनके पास अभी भी लो ग्रेड एसेंस है, इसलिए वे पूरी तरह खत्म नहीं होंगे। मैंने थोड़ा सोचा और उसकी बात समझ गया। आखिर हाई ग्रेड एसेंस सिर्फ कुछ ही वॉरियर्स खरीद सकते थे। ज्यादातर लोग अभी भी लो ग्रेड एसेंस ही खरीदते थे। इन परिवार लूसन को सपोर्ट करने के लिए हमें दबाने में कोई कसर नहीं छोड़ रहा था। इसका हिसाब तो मुझे बराबर करना ही था। कमांडर हैंग ने सावधानी से पूछा, सीनियर, क्या आप कुछ लो ग्रेड रिफाइनिंग एसेंस भी बना सकते हैं? मैं कुछ देर चुप रहा। ऐसा नहीं था कि मैं लो ग्रेड एसेंस नहीं बना सकता था, लेकिन उसकी डिमांड बहुत ज्यादा थी। अगर मैं दिन रात भी रिफाइन करता तब भी मार्केट की डिमांड पूरी नहीं होती। मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी कल्टीवेशन थी। सिर्फ इन परिवार से निपटने के लिए इतना समय बर्बाद करना सही नहीं था। तभी कमांडर हैंग ने पूछा, सीनियर, अगर कुछ रिफाइनिंग अप्रेंटिसेस तैयार किए जाए तो कैसा रहेगा? मैं अचानक सोच में पड़ गया। माफ करना, मैं यही सोच रहा था कि क्या कुछ रिफाइनिंग अप्रेंटिसेस तैयार किए जाएं जो सिर्फ लो ग्रेड एसेंस बनाए। लेकिन यह काम बहुत मुश्किल है। सही लोगों का चुनाव भी बड़ी समस्या है। जब समय मिलेगा तब इस बारे में विस्तार से बात करेंगे। मैंने आसमान की तरफ देखा, फिर उठकर वहां से निकल गया। कमांडर हैंग अंदर से बहुत उत्साहित था। आखिर इंचानन सिर्फ अपने फैमिली ट्रेजर्स की मदद से रिफाइनिंग अप्रेंटिस के स्तर तक पहुंचा था।
अगर वान परिवार के पास खुद के रिफाइनिंग अप्रेंटिसेस हो जाएं, तो उन्हें भविष्य में कभी चिंता नहीं करनी पड़ेगी। उसने मन ही मन सोचा, जब वह कल मेरी मैंशन आएगा, मैं उसका असली चेहरा जरूर देखूंगा। होप ब्रेकिंग क्रिस्टल हमारे वान परिवार का ट्रेजर है। चेन, जल्दी जाओ और होप ब्रेकिंग क्रिस्टल ले आओ। वह किसी भी डिस्गाइज को देख सकता है। मैं उस रिफाइनर का असली चेहरा देखना चाहती हूँ। एग्जीबिशन छोड़ने के बाद मैं सीधे हायन रेजिडेंस नहीं गया, बल्कि सिटी लॉर्ड मैंशन के पास पहुंचा। मैंने वह टोकन निकाला जो मुझे स्पाइरल हैप्पीनेस पैलेस के लोगों की लाश से मिला था। गार्ड लीडर ने टोकन देखते ही सम्मान से कहा, इतनी कम उम्र में तुम स्पाइरल हैप्पीनेस पैलेस के लोगों को मार सकते हो, सच में कमाल हो। स्पाइरल हैप्पीनेस पैलेस एक ईवल ऑर्गेनाइजेशन थी जो चंगवन सेक्ट के इलाके में फैली हुई थी। वे जलाते, मारते, लूटते और हर तरह की बुराई करते थे। उनकी कई ब्रांचेस थीं। चंगवन सेक्ट ने उन्हें खत्म करने के लिए कई बार रेड की, लेकिन पूरी तरह मिटा नहीं पाई। मजबूर होकर सेक्ट ने अलग अलग सिटी लॉर्ड मैंशंस को रिवॉर्ड मिशंस जारी करने का आदेश दिया। लेकिन स्पाइरल हैप्पीनेस पैलेस के लोग इतने खतरनाक थे कि आम वॉरियर्स उनसे उलझने की हिम्मत नहीं करते थे, इसलिए बहुत कम लोग मिशन पूरा कर पाते थे। गार्ड लीडर बोला, तुम्हें डार्क क्लाउड स्पिरिचुअल पूल में एक बार कल्चरेशन करने का अधिकार है, मेरे साथ चलो। उसके पीछे चलते हुए मैं सिटी लॉर्ड मैंशन के एक कोने में पहुंचा। वहां दो सीक्रेट चैम्बर्स थे और उनके नीचे डार्क क्लाउड स्पिरिचुअल पूल था, जहां से लगातार घनी स्पिरिचुअल ऑनरा निकल रही थी। जब मैं पहुंचा तो एक बैंगनी कपड़े पहनी हुई लड़की पहले से वहां खड़ी थी। वह बेहद लंबी थी, उसकी टांगें सीधी और आकर्षक थीं। पीछे किसी की आहट सुनकर उसने मुड़कर मुझे देखा और ठंडी आवाज में कहा, फोर्थ लेवल की पीक पर पहुंचने के बाद तुम बहुत देर से आए हो। जाओ, एक सीक्रेट चेंबर चुनो और अंदर जाकर आराम करो। मैं सीधा खड़ा हो गया और पूछा, देर से आने का क्या मतलब? गार्ड लीडर ने आह भरते हुए कहा, तो तुम पहले से फोर्थ लेवल पीक पर हो। सच में देर हो गई। डार्क क्लाउड स्पिरिचुअल पूल 3 साल से खुला हुआ है और बहुत सारे वॉरियर्स इसका इस्तेमाल कर चुके हैं। अब इसमें स्पिरिचुअल ऑरा पहले जैसी नहीं रही। अगर तुम फोर्थ लेवल तोड़ना चाहते हो तो तुम्हारे स्पिरिचुअल रूट्स बेहद अच्छे होने चाहिए या तुम्हारे पास हाई लेवल मेंटल टेक्निक होनी चाहिए। उसने मेरे कपड़ों को देखा। मैं किसी बड़े परिवार का नहीं लग रहा था। उसने मन ही मन सोचा कि मेरे पास शायद कोई अच्छी मेंटल टेक्निक नहीं होगी। उसने धीरे से कहा, खैर, तुम आ ही गए हो तो अंदर जाकर कोशिश कर लो। तुम्हें सिर्फ 1 घंटा कल्टीवेशन का समय मिलेगा, जल्दी करो। मैंने सिर हिलाया और दूसरी सीक्रेट चेंबर में चला गया। थोड़ी देर बाद एक प्रभावशाली मिडिल एज्ड आदमी तेजी से वहां पहुंचा। यह लॉक्शन सिटी का नंबर 1 एक्सपर्ट था, वही जो डिटेक्शन टावर में दिखाई दिया था, सिटी लॉर्ड येगन। गार्ड लीडर ने सम्मान से कहा, सिटी लॉर्ड, मिस हादू अंदर जा चुकी हैं। वह अभी कल्टीवेशन कर रही हैं। येगन ने राहत की सांस ली। वह चंगवान सेक्ट मास्टर की बेटी है। हम उसके साथ लापरवाही नहीं कर सकते। यहीं इंतजार करो। जैसे ही मिस हाडू अपनी कल्टीवेशन से बाहर आए, मुझे तुरंत खबर देना। तभी येगेन की नजर दूसरी सीक्रेट चैम्बर पर पड़ी। उसने भौहें सिकोड़कर पूछा, अंदर कौन है? गार्ड लीडर ने जवाब दिया, ये एक अनजान युवा है जिसने ब्लड बेली पैलेस के लोगों को मारा है। यह सुनकर यजीफेन नाराज होकर बोला, तुम उसे मिस हार्डू की कल्चरेशन खत्म होने तक बाहर इंतजार नहीं करवा सकते थे? गार्ड लीडर हिचकिचाते हुए बोला, तो क्या मैं उसे अभी बाहर बुला दूं? इजीफेन ने पास पास बनी दोनों सीक्रेट चेंबर्स को देखा, फिर थोड़ा सोचकर बोला, छोड़ो, एक अनजान लड़का है, उसकी कल्टीवेशन भी ज्यादा नहीं है। वह मिस हार्डू की कल्टीवेशन पर कोई असर नहीं डालेगा। दूसरी तरफ सीक्रेट चैम्बर के अंदर मैं पूरी तरह कल्टीवेशन में डूब चुका था। मेरी पारदर्शी स्पिरिचुअल रूट्स किसी विशाल पेड़ की जड़ों की तरह, पागलों की तरह आसपास की स्पिरिचुअल ऑरा को निगल रही थी। उसी समय मेरी हाई लेवल टेक्निक क्लियर विंड ट्रू सूत्रा भी चल रही थी, जो स्पिरिचुअल रूट्स की अब्सॉर्प्शन स्पीड और बढ़ा रही थी। दोनों मिलकर एक साथ ऑरा को खींच रहे थे। बगल वाले कमरे में बैंगनी कपड़े पहनी हुई लड़की अचानक मेडिटेशन से जाग गई। उसने ऑरा के फ्लो को महसूस किया और उसके ठंडे चेहरे पर शक उभरा। यह क्या हो रहा है? मैं अपनी सेक्ट की हाईएस्ट मेंटल टेक्निक कल्टीवेट करती हूं और मेरी स्पिरिचुअल रूट्स भी रेयर क्वालिटी की हैं। ऐसी हालत में ऑरा मेरी तरफ आना चाहिए था। उसने फिर से अपनी टेक्निक चलाई और ऑरा वापस खींचने की कोशिश की, लेकिन उसकी चेंबर की ऑरा वापस आने के बजाय और तेजी से मेरी तरफ बहने लगी। उसके चेहरे पर घबराहट आ गई।
क्या दूसरी तरफ वाले की स्पिरिचुअल रूट्स मुझसे कहीं ज्यादा मजबूत हैं? आखिर उसने कल्टीवेशन रोक दी, क्योंकि वैसे भी यहां की ऑरा अब उसके लिए ज्यादा काम की नहीं थी। वह बाहर आई और दरवाजे की दरार से मेरी चैम्बर की हालत महसूस करने लगी। उसकी सेंसेस में ऐसा लगा जैसे अंदर कोई ब्लैक होल हो जो सारी स्पिरिचुअल ऑनरा निगल रहा हो। मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी खींचने की स्पीड देखकर वह हिल गई। उसके दिमाग में अचानक एक नाम चमका। क्या ये वही लेजेंडरी स्पिरिचुअल लिकर टैलेंट है जिसे मिस्टर एल ने डिटेक्ट किया था? उसने स्टोन डोर को घूरा। उसकी आंखों में चैलेंज साफ दिख रहा था। वह अपने पिता से छुपकर सिर्फ इसलिए निकली थी ताकि अपनी आंखों से देख सके कि दुनिया को हिला देने वाला यह स्पिरिचुअल लिकर टैलेंट आखिर कितना खास है। तभी सीक्रेट चेंबर के अंदर से एक भारी आवाज आई और फिफ्थ लेवल रिफाइनमेंट की ओर बाहर फैल गई। गार्ड लीडर की आंखें फैल गईं। उसने शौक में कहा, इसने ब्रेक थ्रू कर लिया। यहां की स्पिरिचुअल एनर्जी तो मुश्किल से किसी लो लेवल कल्टीवेटर के लिए काफी है, फिर भी यह सफल हो गया। पर्पल ड्रेस वाली लड़की के ठंडे चेहरे पर भी हल्की खुशी आई और उसने मुट्ठियां भींच लीं। जैसा सोचा था, ये सच में आम लोगों से अलग है। अगर कोई सामान्य कल्टीवेटर फोर्थ लेवल पीक पर होता तो इतनी कम स्पिरिचुअल एनर्जी में ब्रेक थ्रू करना नामुमकिन था। लेकिन मेरी टैलेंट और टेक्निक्स के साथ मैं भी मुश्किल से यह कर सकती हूँ। लगता है स्पिरिचुअल लिकर टैलेंट मुझसे बहुत ज्यादा मजबूत नहीं है। लेकिन एक कप चाय जितना समय बीतते ही सीक्रेट चैम्बर से फिर आवाज आई। सिक्स लेवल रिफाइनमेंट की शक्तिशाली लहर बाहर निकली और जमीन की धूल उड़ गई। अब उस लड़की के चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। एक कप चाय के समय में फिफ्थ से सिक्स्थ लेवल? मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी ऐसा नहीं कर सकती। उसके होंठों पर कड़वाहट आ गई। क्या स्पिरिचुअल लिकर टैलेंट और मेरे टैलेंट के बीच इतना बड़ा फर्क है? फिर भी उसके दिल में आखिरी उम्मीद बची थी। उसने खुद को समझाया कि सिक्स्थ लेवल से सेवेंथ लेवल एक गहरी खाई जैसा अंतर होता है। उसे खुद वहां पहुंचने में पूरे 10 दिन लगे थे। समय धीरे धीरे बीतता गया और अंदर से कोई आवाज नहीं आई, जिससे उसे लगा शायद उसकी बात सही थी। लेकिन अचानक सीक्रेट चेंबर से पहले से भी ज्यादा ताकतवर हवा का झोंका निकला। गार्ड लीडर लगभग गिर पड़ा और शॉक में चिल्लाया, सेवेंथ लेवल रिफाइनमेंट! सिर्फ 1 घंटे में फोर्थ लेवल पीक से सीधे सेवेंथ लेवल रिफाइनमेंट! अब पर्पल ड्रेस वाली लड़की का ठंडा चेहरा पूरी तरह टूट गया। उसकी आंखें शौक से भर गईं। उसने अविश्वास में बड़बड़ाया, असंभव! स्पिरिचुअल लिकर टैलेंट और मेरा टैलेंट सिर्फ 2 रैंक्स दूर हैं। फिर इतना बड़ा अंतर कैसे हो सकता है? यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। उसका दिल लगभग टूट गया। जिस टैलेंट पर उसे इतना गर्व था, वह मेरे स्पिरिचुअल लिकर टैलेंट के सामने कुछ भी नहीं निकला। मैं पूरे शरीर पर पसीना लिए सीक्रेट चेंबर से बाहर आया। जब मैंने देखा कि वह लड़की बाहर खड़ी है, तो मुझे समझ आ गया कि मेरी कल्टीवेशन ने उसे डिस्टर्ब किया होगा। मैंने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, मिस, माफ कीजिए, मैंने आपको परेशान किया। लड़की ने मुझे जटिल भावों से देखा, अपने दांत भींचे और कहा, मेरा नाम लीनन है, इसे याद रखना। जब तुम मेरे लेवल तक पहुंच जाओगे, मैं तुमसे एक निर्णायक लड़ाई चाहती हूं। इतना कहकर उसने अपनी कमर से लटक रहा एक पर्पल टोकन निकाला और मेरी तरफ फेंक दिया। इसे रख लो। अगर कभी तुम्हारी जान खतरे में हो तो इसे निकाल लेना, लेकिन बेहतर होगा कि तुम मरना मत। इतना कहकर वह मुड़ी और चली गई, मुझे वहीं पूरी तरह कंफ्यूज छोड़कर। मैंने सिर खुजलाया। मैंने इसे कब नाराज कर दिया? अचानक मुझसे डिसाइसिव बैटल क्यों चाहती है? और टोकन भी दे गई। मैं उलझन में बाहर निकल गया। दूसरी तरफ लीनन लक्ष्यन सिटी छोड़कर एक सफेद क्रेन पर उड़ रही थी। कुछ ही देर बाद उसके ऊपर अचानक काले बादल छा गए। उसने ऊपर देखा तो एक विशाल नीला ईगल उड़ रहा था, जिसके ऊपर सफेद रोब पहने एक मिडिल एज्ड आदमी हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके शरीर से निकल रही पावरफुल ऑरा ने आसपास की तेज हवाओं को पूरी तरह दबा दिया था। उसे देखते ही लीनन शॉक में आ गई और तुरंत घुटनों पर बैठकर बोली, चांद सेक्ट की डिसाइपल लीनन ट्यान्जी पैविलियन के वाइस डायरेक्टर चेन को प्रणाम करती है। उसके सामने खड़ा व्यक्ति ट्यान्जी पैविलियन के 4 वाइस डायरेक्टर्स में से एक था, चेनेंडो। साफ था कि वही लुसेन को लेने आया था। चेनेंडो ने ठंडी आवाज में कहा, तुम्हारे पिता तुम्हें हर जगह ढूंढ रहे हैं, तो तुम यहां निकली थी? चेन चेंडाओ मुस्कुराया। वह और चानगुआन सेक्ट मास्टर एक ही गुरु के शिष्य थे और उनका रिश्ता बहुत गहरा था।
जब लुसेन को खबर मिली कि उसकी बेटी घर से भाग गई है तो उसने चेन चेन डाओ से कहा था कि अगर उसका कोई सुराग मिले तो ध्यान रखे। चेन चेन डाओ ने नीचे लक्सियन सिटी की तरफ देखा और तुरंत समझ गया कि लियू किंग सियान यहां क्यों आई थी। वह उत्सुक होकर पूछ बैठा, तो क्या तुम उस स्पिरिचुअल लिकर टैलेंट से मिली? कैसा था वो? यह सवाल सुनते ही लियू किंग सियन की आंखें हल्की लाल हो गईं। उसने बेहद दुखी स्वर में कहा, वो बहुत ज्यादा अनफेयर है। चेन चेन डाओ हैरान रह गया। उसकी यादों में लियू किंग सियान ऐसी लड़की थी जो किसी के सामने झुकती नहीं थी और हमेशा जीतना चाहती थी। उसे रोने जैसी हालत में देख वह सच में चौंक गया। उसने तुम्हारे साथ क्या किया, बताओ? चेन चेन डाओ मजे से कहानी सुनने वाले मूड में था, लेकिन जैसे जैसे लियू किंग सियान ने सब बताया उसके चेहरे की मुस्कान गायब हो गई। यह नामुमकिन है। क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारी सेंसिंग गलत नहीं थी? लियू किंग सियान ने दांत भींचकर कहा, 1 घंटे में 4th लेवल रिफाइनमेंट पीक से सीधे 7th लेवल रिफाइनमेंट तक। मैं खुद 8 ग्रेड स्पिरिचुअल रूट हूं, 9 ग्रेड से बस एक कदम दूर, लेकिन मेरी कल्टीवेशन स्पीड उसकी आधी भी नहीं है। चेन चेन दाओ के शॉक्ड चेहरे को देखकर लियू किंग सियन का मूड थोड़ा अच्छा हो गया। देखा, सिर्फ मैं ही नहीं टूटी हूं। अब आप खुद जाकर उसे चेक कर लीजिए। वैसे भी मैंने उसे इंजन ऑर्डर दे दी है, पहचानना आसान होगा। ठीक है, मैं चलती हूं। यह कहकर वह सफेद क्रेन पर बैठी मछुआरों का गाना गुनगुनाते हुए उड़ गई और चेन चेन डाओ को वहीं शॉक्ड छोड़ गई। उसने मन ही मन सोचा, क्या 9 ग्रेड और 8 ग्रेड के बीच का फर्क सच में इतना बड़ा हो सकता है? मुझे खुद देखना होगा। जब मैं हायन मैंशन वापस लौटा तो देखा कि सर्वेंट्स फूलों के गमले सजा रहे थे, मेज कुर्सियां साफ कर रहे थे। यहां तक कि जियन जेनियन, जो परिवार का पेट्रियार्क था, खुद काम कर रहा था और जियान रुस्यू भी उसकी मदद कर रही थी। मैंने हैरानी से पूछा, क्या हो रहा है? मुझे देखते ही हियान जेनियान ने नाराज होकर कहा, वहां खड़े क्या हो, जल्दी आकर मदद करो। जियान रूसुए ने मुझे एक कपड़ा पकड़ा दिया। सिटी लॉर्ड ने अभी खबर भेजी है कि तियानजी पैविलियन के बड़े लोग आ रहे हैं। तभी जियान लूसन हाथ पीछे बांधे हुए घमंडी अंदाज में बाहर आया। फान चेन, वहां क्या खड़ा है? जल्दी मेरे लिए काम कर। अगर मेरे काम खराब किए तो तुम्हारे 10 सिर भी कम पड़ेंगे। मैंने दिया हुआ कपड़ा जमीन पर फेंक दिया और अपनी कलम उठाकर लिखा, तुम्हारे काम से मेरा क्या लेना देना? त्यंजी पवेलियन के लोग तुम्हें लेने आ रहे हैं, मुझे नहीं। लूसेन तिरस्कार से हंसा। आज वो दिन है जब मैं आसमान छूने वाला हूं। बाहर कितने लोग इस आखिरी मौके पर मुझसे फायदा उठाना चाहते हैं। मेरे पास उनके लिए समय नहीं। और तुम्हें तो मौका मिला है मेरी कुर्सियां साफ करने का, फर्श साफ करने का, फिर भी अप्रिशिएट नहीं कर रहा। बगल में खड़ी चेन यिनफेन भी खुशी से चमक रही थी। सीनियर, इस गूंगे पर ध्यान क्यों देना? तभी इंचानन भी पहुंच गया। उसने हाथ जोड़कर मुस्कुराते हुए कहा, यंग मास्टर जान, मेरे पिता ने आपको बधाई भेजी है। यह छोटा सा गिफ्ट है, सम्मान के तौर पर। उम्मीद है भविष्य में यंग मास्टर जियान हमारी इन फैमिली की मदद करेंगे। उसके पीछे कई ताकतवर आदमी लो ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड की कई पेटियां उठाए हुए थे। यह देखकर पूरी जन फैमिली ने ठंडी सांस ली। इतनी सारी रिफाइनिंग लिक्विड कम से कम 3 लाख सिल्वर टेल्स की थी। हायन जेनियन और चेन यिनफेन डर गए। वे इतना भारी गिफ्ट लेने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे, लेकिन लूसेन जोर से हंसा और सब स्वीकार कर लिया। फैमिली हेड इन, तुम सही समय पर आए हो। आओ आओ, यहां काम करने वाले हर इंसान को एक एक बोतल दो। फिर उसने मेरी तरफ देखकर तिरस्कार से कहा, लेकिन उस गूंगे को कुछ मत देना। इसके बाद क्लैन मेंबर्स से लेकर सर्वेंट्स तक सबको खुशी खुशी लो ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड की एक बोतल मिली। सिर्फ मेरे हाथ खाली रहे। लूसेन मुस्कुराकर बोला, फैनचन, अब पछता रहे हो? एक लो ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड ऐसे ही हाथ से निकल गया, बड़ा नुकसान हो गया। मैंने अपने सीने में रखी हाई ग्रेड और एक्सट्रीम ग्रेड रिफाइनिंग लिक्विड्स को छुआ और सोचा कि इन्हें जल्द ही समझ आएगा कि लोगों को उनकी शक्ल देखकर जज नहीं करना चाहिए। फिर मैंने कलम उठाकर शांति से लिखा, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो टियानजी पवेलियन में ऑफिशियली दाखिल होने से पहले ये गिफ्ट कभी स्वीकार नहीं करता। इंचनेन ने तिरस्कार से कहा, फैनचन, मैं देना चाहता हूं और यंग मास्टर जियान लेना चाहता है, तुम्हें बीच में बोलने की क्या जरूरत? मैंने इंचैन को देखा, हल्की हंसी के साथ लिखा, मुझे बस डर है कि फैमिली हेड इन बाद में दोनों तरफ से नुकसान उठाकर बहुत पछताएगा। इंचानन जोर से हंस पड़ा, मैं पछताऊंगा? मैंने ऑलरेडी वाइन ग्रेड स्पिरिचुअल टैलेंट पर दांव लगाया है। मुझे पछताने की कोई वजह नहीं दिखती। तभी अचानक तेज हवा चली और एक विशाल नीला ईगल
धीरे धीरे जैन परिवार के ऊपर उतरा। उसके ऊपर खड़ा आदमी इतनी भयानक ऑरा छोड़ रहा था कि सबकी सांसें अटक गईं। वह हवा में खड़ा हो गया। लूसन ने उत्साह से कांपते हुए फैंचन की तरफ देखा और कहा, फैंचन, मेरा ग्लोरी मोमेंट आ गया है। ध्यान से देखो कैसे मैं कार्प की तरह ड्रैगन गेट पार करके 9 हेवंस का असली ड्रैगन बनता हूं। चेन जनगांव के आने पर हियन जनियांग, लुसेन और पूरा जियान परिवार घर के बाहर घुटनों पर बैठकर उसका स्वागत करने लगा। सभी लोग शॉक्ड थे। उन्हें लगा था कि कोई साधारण डीकन आएगा, लेकिन कौन सोच सकता था कि खुद तियंजी पाविलियन का वाइस चीफ आएगा। इससे सब और भी ज्यादा डर और सम्मान से भर गए। यह साफ था कि टियंजी पाविलियन वाइन ग्रेड स्पिरिचुअल टैलेंट को उम्मीद से कहीं ज्यादा महत्व देता है। चेन चेनेदाओ ने बेसब्री से पूछा, तुम लोगों में वाइन ग्रेड स्पिरिचुअल टैलेंट कौन है? 1 घंटे में लगातार 3 लेवल्स तोड़ने वाली बात उसके दिमाग में घूम रही थी। सबकी नजरें तुरंत लूसन पर टिक गईं। लूसन गर्व से मुस्कुराया, आगे बढ़ा और सम्मान से झुक गया। यह युवा लूसन वाइस पवेलियन मास्टर चेन को प्रणाम करता है। यह सुनते ही चेन सिनेदाओ तुरंत आगे बढ़ा और उसे खुद उठाया। वह बार बार सिर हिलाकर उसकी तारीफ करने लगा। बुरा नहीं, बिल्कुल बुरा नहीं। सच में एक प्रॉमिसिंग युवा हो। लूसन खुश होकर अंदर ही अंदर फूल गया। उसने कभी नहीं सोचा था कि वाइस पवेलियन मास्टर चेन उसके साथ इतना अच्छा व्यवहार करेगा, जिससे वह थोड़ा नर्वस भी हो गया। चेन सेनेदाओ मुस्कुराया और लूसेन का हाथ पकड़कर बोला, नर्वस मत हो। अगर ध्यान से सोचो तो हम लगभग एक ही इलाके के हैं। 30 साल पहले मेरा जन्म पास के बिलियो सिटी में हुआ था। जब मेरा 8th ग्रेड स्पिरिचुअल टैलेंट डिटेक्ट हुआ था, तब मैंने भी टियंजी पवेलियन को हिला दिया था। और अब 30 साल बाद तुम्हारा 9th ग्रेड स्पिरिचुअल टैलेंट फिर से टियांजी पेविलियन को शॉक दे रहा है। यह हमारी किस्मत है। यह सुनते ही सबको समझ आ गया कि चेन चेनेदाओ वही लेजेंडरी जीनियस था जिसका कभी 8th ग्रेड ब्लैक स्पिरिचुअल टैलेंट डिटेक्ट हुआ था। और अब उसका खुद आगे बढ़कर लूसेन से दोस्ती करना सबके लिए साफ संकेत था कि लूसेन जब टियांजी पवेलियन जाएगा तो उसे चेन चेनेदाओ की खास प्रोटेक्शन मिलेगी। इसका मतलब लूसेन का फ्यूचर लगभग लिमिटलेस था। इंचनेन ने उत्साह में मुट्ठियां भींच लीं और खुद से बड़बड़ाया, मैंने कहा था ना, इंचानन कभी गलत फैसला नहीं करता। लूसन जैसे टैलेंट पर दांव लगाना मेरी जिंदगी का सबसे सही फैसला है। चेन सेनेडाओ और लूसन काफी देर तक बातें करते रहे। जब दोनों थोड़ा फैमिलियर हो गए, तब चेन चेनेदाओ ने घुटनों पर बैठे जेन क्लैन की तरफ देखा और अधीरता से कहा, सब लोग उठ जाओ। कनान सबसे पहले उठा और सम्मान से बोला, वाइस पेविलियन मास्टर चेन, कृपया अंदर आइए। इसके बाद सब लोग मेन हॉल में गए। चेन चेनेदाओ अकेले मुख्य सीट पर बैठा, जबकि बाकी लोग दोनों तरफ खड़े रहे और जोर से सांस लेने तक की हिम्मत नहीं कर रहे थे। चेन सेनेडाओ ने हल्की हंसी के साथ कहा, ल्यूसेन, रास्ते में मैं तुम्हारे 9 ग्रेड स्पिरिचुअल टैलेंट की ताकत के बारे में सुन चुका हूं। यहां तक कि चनवन सेक्ट की ठंडी स्वभाव वाली यंग मिस भी तुम्हारी वजह से रो पड़ी। लूसेन पूरी तरह कंफ्यूज्ड हो गया। चनवन सेक्ट की यंग मिस? वो कौन है? चेन चेनेदाओ ने आगे कहा, क्या तुम यहां अपने स्पिरिचुअल टैलेंट को चलाकर दिखा सकते हो? 1 घंटे में लगातार 3 लेवल तोड़ना, ऐसी स्पिरिचुअल एनर्जी अब्जॉर्प्शन स्पीड तो मानो कोई विशाल वेल पूरे समुद्र का पानी निगल रही हो। लूसेन ने सिर हिलाया और हॉल के बीचों बीच चला गया। उसे लगा कि टियांजी पवेलियन के लोग उससे उसकी एबिलिटीज दिखाने के लिए जरूर कहेंगे, लेकिन उसे महसूस हुआ कि सिर्फ स्पिरिचुअल टैलेंट चलाना उसकी 9th ग्रेड टैलेंट की असली ग्रेटनेस साबित नहीं करेगा। तभी उसके दिमाग में एक और आइडिया आया। उसने सम्मान से कहा, वाइस पवेलियन मास्टर चेन, क्या इसे एक स्पारिंग मैच में बदला जा सकता है? चेन चेनेदाओ ने दिलचस्पी से पूछा, तुम किसके साथ स्पार करना चाहते हो? लूसेन ने मन ही मन ठंडी हंसी हंसी, फिर अपना हाथ उठाकर सीधे फैन चेन की तरफ इशारा किया। उसकी आंखों में तिरस्कार भरा हुआ था। क्या तुम हिम्मत करोगे मेरे साथ फिर से मुकाबला करने की?